नमस्कार. भीष्म फाउंडेशन फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स द्वारा आयोजित या व्याख्यानाच्या सत्रासाठी उपस्थित सर्व प्रेक्षक आणि मान्यवरांचं फाउंडेशनतर्फे मनपूर्वक स्वागत. सुरुवातीलाच मी थोडक्यात आजच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा तुम्हाला सांगतो. सर्वात प्रथम फाउंडेशनच्या संयोजक कल्याणी कुलकर्णी या फाउंडेशनच्या उपक्रमांबद्दल सांगतील. त्यानंतर प्राध्यापक क्षितिज पाटुगले सर फाउंडेशनचे संस्थापक आपलं प्रास्ताविक मनोगत व्यक्त करतील. त्यानंतर प्रमुख पाहुणे श्री अभिजित जोग आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि त्यानंतर आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार. तर मी सर्व मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत. मी प्राध्यापक क्षितिज पाटुगले सरांना विनंती करतो की आजचे आपले प्रमुख पाहुणे श्री अभिजित जोग सर व वक्ते डॉक्टर सदानंद सप्रे मान्यवरांनी माझ्यावर डावीकडून आजचे प्रमुख पाहुणे श्री अभिजित जोग सर, मध्ये डॉक्टर सदानंदजी सप्रे सर आपले प्रमुख वक्ते आणि फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्राध्यापक क्षितिज पाटुगले. सर्वात प्रथम मी कल्याणी कुलकर्णी यांना विनंती करतो की भीष्म फाउंडेशनच्या उपक्रमांबद्दल आपल्याला अगदी थोडक्यात सर्वांना माहिती करून द्या. धन्यवाद अनिकेत. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे आणि मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा सादर प्रणाम. भीष्म म्हणजे भगवान वेदव्यास इतिहास संशोधन मंदिर या संस्थेची स्थापना 1976 साली डॉक्टर श्रीपाद दत्तात्रय कुलकर्णी यांनी केली. भारतीय इतिहास आणि संस्कृती याच्यावरती त्यांनी संशोधन करून या संस्थेच्या अंतर्गत भारताच्या इतिहासावरती 18 खंड त्यांनी लिहून प्रकाशित केले आणि आता तीच परंपरा एका थोड्या वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टीम याच्याद्वारे इंडियन नॉलेज सिस्टीम वरती या संस्थेद्वारे आम्ही काम करत आहोत. भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टीम याचे संस्थापक आहेत प्राध्यापक क्षितिज पाटुगले जे आपल्या सगळ्यांसोबत आहेत. थोडक्यात माहिती मी या संस्थेविषयी देते. भीष्मचा उद्देश हा आहे की इंडियन नॉलेज सिस्टीम भारतीय ज्ञान प्रणाली सर्व लोकांपर्यंत पोहोचावी, जास्तीत जास्त लोकांना त्या गोष्टीची माहिती मिळावी हा उद्देश आहे. आणि या संस्थेच्या अंतर्गत आम्ही इंडियन नॉलेज सिस्टीम वरती वेगवेगळे सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि मास्टर प्रोग्राम कंडक्ट करतो. सर्टिफिकेट कोर्सेस हे साधारण 3 ते 6 या महिन्याचे असतात, या ड्युरेशनचे असतात. याच्यामध्ये स्टडी ऑफ वेद, उपनिषद, पुराण, कौटिल्य पॉलिटिक्स, इंडियन सायन्स अँड एन्शियंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, एन्शियंट आर्किटेक्चर, असे विमानविद्या, असे वेगवेगळे कोर्सेस चालतात. असे साधारण 20 ते 25 कोर्सेस डेव्हलप झालेले आहेत आणि कंडक्ट केले. मास्टर प्रोग्राम्स मध्ये मास्टर प्रोग्राम हे 2 वर्षाचे आहेत आणि त्याच्या अंतर्गत हिंदू स्टडीज, मास्टर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टीम, कौटिल्य पॉलिटिक्स आणि वैदिक लिटरेचर हे प्रोग्राम चालू असतात. सध्या आमची सर्टिफिकेट कोर्सेसच्या 13 बॅचेस मागच्या 3 वर्षात पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 7,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी या सगळ्या कोर्सेसचा लाभ घेतलाय. आणि आता मास्टर प्रोग्रामची आमची दुसऱ्या बॅचची ऍडमिशन सुरू झालेली आहे आणि ती पण ऑगस्ट पासून सुरू होईल. फक्त एक विशिष्ट किंवा वैशिष्ट्य सांगते मी या सगळ्या कोर्सेसचा, की आपण बऱ्याचदा चर्चा होते की पुढे जाऊन आपण काय करणार या इंडियन नॉलेज सिस्टीम मध्ये. तर पुढे जाऊन जे कोणी हे कोर्सेस करतील पुढे जाऊन त्यांना त्याचा स्कोप असावा, स्कोप निर्माण व्हावा यासाठी हे कोर्सेस आम्ही या पद्धतीने तयार केले आहेत की याला एक युनिव्हर्सल क्रेडिट सिस्टीम जी आहे NEP ची, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, याची जी क्रेडिट सिस्टीम आहे त्या पद्धतीची क्रेडिट सिस्टीम आम्ही या सगळ्या कोर्सेसला दिली आहे. जसं की सर्टिफिकेट कोर्सेस हे 4 क्रेडिट्स आहेत, तर जे आपले मास्टर प्रोग्राम आहेत ते 84 क्रेडिट्स आहेत. त्यामुळे अकॅडमिक्स मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण मिळेल ते अकॅडमिक्सच्या हिशोबाने असेल आणि मग पुढे जाऊन त्यांना वेगवेगळे स्कोप ह्याच्यामध्ये असतील. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टीमला ग्लोबल ऍक्रेडिटेशन आहे. इंटरनॅशनल ऍक्रेडिटेशन काउन्सिल फॉर धर्मा स्कूल अँड कॉलेजेस
या संस्थेची मान्यता भीष्मला आहे. तर मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगते की इथे टेबलवरती भीष्मचे प्रोस्पेक्टस ठेवलेले आहेत, ते तुम्ही नक्की बघा. आणि मला असा विश्वास वाटतो की तुम्ही सगळेजण या कोर्सेसचा किंवा भीष्मच्या ऍक्टिव्हिटीजचा फायदा नक्कीच करून घेतात. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर परिषदेचे अध्यक्ष प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले सर यांना मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपलं प्रास्ताविक मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करतो. खूप धन्यवाद प्राध्यापक अनिकेत. उपस्थित सर्व मान्यवर ज्यांच्या प्रेरणेने याची सुरुवात या भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीची किंवा आमच्या इतर सगळ्या ऍक्टिव्हिटींची सुरुवात झाली, असे आपल्या सर्वांचे अत्यंत आदरणीय नाना क्षीरसागर आज इथं उपस्थित आहेत. श्यामजी बुरके आमच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजसाठी सातत्यानं आमच्या मागे उभं असणारे आणि आज या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले अत्यंत आदरणीय, अत्यंत आत्मीय, गेल्या 14 वर्षापासून त्यांचा माझा संपर्क आहे. विश्व संघ शिबिर 2009 साली इथं झालं होतं, तर ते शिबिराचे प्रमुख होते आणि तेव्हापासून एक अत्यंत विलक्षण आत्मीयतेचा, प्रेरणेचा, सहकार्याचा अशा प्रकारचा अत्यंत सतत वाहत असणारा झरा असा त्यांच्यामुळं आम्हाला सर्वांनाच प्राप्त झालेला आहे. आणि फार मोठ्या प्रमाणावर कनेक्टिव्हिटी करताना म्हणजे या एखादी कल्पना मांडणं, म्हणजे कल्पना डोक्यात येणं ही पहिली गोष्ट, ती मांडणं ही दुसरी गोष्ट, आणि ती यशस्वी करण्यासाठी जीव तोडून बेभान होऊन प्रयत्न करणं ही तिसरी गोष्ट, आणि त्यात यश मिळाल्यानंतर सुद्धा जमिनीवर राहून त्यात अजून काय काय करता येईल असं पण अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांचा मी अनुभव घेतोय वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर. भीष्मचा मुळात उद्देश असा आहे की आम्हाला याच्यामध्ये खूप स्कॉलर्स किंवा विद्वान हे निर्माण करायचे आहेत असा आमचा मुख्य उद्देश नाहीये. ते निर्माण होतीलच त्या प्रक्रियेमध्ये. मग आमचा मुख्य उद्देश असा आहे की ही जी 40 ते 35 पेक्षा कमी वयोगटातली 70% लोकसंख्या आहे, ही जे युवक आहेत, या युवकांची जी लिटरसी लेवल आहे, अवेअरनेस लेवल आहे इंडियन नॉलेज सिस्टीम बद्दलची, ती वाढवणं हा भीष्मचा खरं तर उद्देश आहे. आज इंडियन नॉलेज सिस्टीम बद्दल काम करत असताना संपूर्ण देशात म्हणजे गेल्या 3-1 वर्षामध्ये मी 120हून अधिक वेगवेगळ्या व्हाईस चान्सलर या लोकांना भेटलो, त्यांच्याशी बोलणी केली आणि मग नंतर माझ्या लक्षात आलं की IKS हा पूर्णपणे वेगळा विषय. आणि हे लोक आता अनेकदा असं वाटतं की IKS हे सायन्स सेंट्रिकच बघतो होते की काय, असा एक आत्ताचा एक मोठा आव्हानात्मक विषय आहे. डॉक्टर कपिल कपूर ज्यांना याच वर्षी पद्मभूषण दिलं गेलं, ते आमचे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत. तर ते म्हणतात की IKS इज लाईक ब्रह्म. IKS प्रत्येक ठिकाणी आहे. जसं ब्रह्म सगळ्याला व्यापून आहे, तसं म्हणजे तुम्ही जेवायला बसा किंवा तुम्ही कुठल्याही प्रकारची म्हणजे ऍक्टिव्हिटी करा, त्याच्यामध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टीम आहे. आणि त्याचा उपयोग म्हणजे मला याच्यात सगळ्यात प्रकर्षाने असं म्हणायचं की इंडियन नॉलेज सिस्टीम मध्ये एम्प्लॉयबिलिटी काय आहे. काल आमचं अजून एक असाच एक उपक्रम, ऑनलाईन कीर्तन अभ्यासक्रम असा आमचा चालतो चारुदत्त बुवा आपळे यांच्या याच्याखाली. तर त्यात तो एक तरुण मुलगा ज्यानं आमचा तो ऑनलाईन त्याचा कोर्स केला होता, त्यानं सांगितलं की गेल्या 3 वर्षामध्ये त्यानं तो अभ्यासक्रम केल्यानंतर इतकं त्याला संधी उपलब्ध झाल्या की त्यांना तर ती IT मध्ये नोकरी सोडून तो फुल टाइम कीर्तनकार म्हणून काम करतोय. किती 40 मला वाटतं 38-40 वर्षाचा तो कालचा मुलगा. किंवा अनेक लोक म्हणजे मला आमचे सर्टिफिकेट कोर्सेस केलेले अनेक विद्यार्थी अहमदाबाद मध्ये आपला जॉईन झाले. आता ते आपलं जॉईन झालं तरी देखील आमचा पराभव झाला, एक वेगळा विषय. पण एकंदरीत कौटिल्य विषयामध्ये जो काही फार मोठा इंटरेस्ट आहे, म्हणजे एकंदरीतच इंडियन नॉलेज सिस्टीम मध्ये फार प्रचंड प्रमाणात एम्प्लॉयबिलिटी आहे, ज्याचा आतापर्यंत सातत्यानं तिरस्कार केला जात होता, किंवा ज्याचा आतापर्यंत ज्याच्याबद्दल बोलायचं की हे सगळं 60 नंतर 70 नंतर करायच्या गोष्टी आहेत, या पुराणातल्या गोष्टी आहेत, याचा प्रत्यक्ष जीवनाशी अजिबात काही संबंध नाही, अशा प्रकारच्या ज्या तथाकथित नॅरेटिव्ह डेव्हलप केले गेले त्याला छेद देण्याचा खरं तर याच्यातून प्रयत्न करतो. आजचा हा विषय तसाच अतिशय महत्वाचा आहे. आणि मला असं वाटतं की याच्यासाठी जशी इतर म्हणजे नानांनी जशी प्रेरणा दिली किंवा विश्वसंघ शिबिरातूनच खरं तर या माझ्या कल्पनेची त्याला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर याची सुद्धा मला असं वाटतं की या पुस्तकाची आपल्याला सगळ्यांना प्रेरणा मिळालेली आहे. आणि त्यातनं आता अनेक लोक, प्रशांतजी पोळ आहेत, अनेक लोक या वेगवेगळ्या आयामांवर या सगळ्या याच्यावर काम करतात. तर त्यातून मला असं वाटतं की आजचा जो काही
आजचं हे व्याख्यान आयोजित करायचा विषय, तर मला असं वाटतं की याच्यातून एक नवीन व्याख्यानमालेला सुरुवात होईल. म्हणजे आता आम्ही अशी कल्पना करतोय की ज्या पद्धतीनं प्रभुपाद स्वामींनी हरे कृष्ण हरे राम हा वर्ल्ड ब्रँड बनवला, किंवा मेडिटेशन हा ब्रँड रजनीश यांनी महेश योगींनी बनवला, योग हा जसा ब्रँड आपण पाहतोय की रामदेव बाबांच्या याच्यामुळे संपूर्ण जग, तसा इंडियन नॉलेज IKS वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट IKS ऍज अ वर्ल्ड ब्रँड. याचं मुख्य कारण असे की संपूर्ण जगातली आता जी काही परिस्थिती आहे, अगदी कालचा जो काही वॅगनर लष्करानं केलेला उठाव आहे, जो पुतीन कधी हरू शकणार नाही अशा प्रकारची आपल्या मनातली जी काही संकल्पना आहे त्याला छेद देणारा, तर त्याच्यातला हा मुळात ही फाईट मला असं वाटतं की या नॉलेज सिस्टीम मधली, वेस्टर्न नॉलेज सिस्टीम आणि इंडियन नॉलेज सिस्टीम यातली ही मूलभूत, जिथं प्रत्येक गोष्टीमध्ये अर्थाचाच विचार केलाय, फायद्याचाच विचार केलाय, किंवा ही संपूर्ण पृथ्वी ही केवळ आणि केवळ मनुष्य नावाच्या कदाचित अत्यंत हलकट प्राण्यासाठीच निर्माण झालेली आहे, अशा प्रकारचं जे काही एक नॅरेटिव्ह आहे ते बदलण्यासाठी की नाही प्रत्येकामध्ये चैतन्य आहे की सर्व मिळून या सृष्टीचा व्यष्टी समष्टी आणि परमेष्टी संतुलनाच्या आपण ज्या काही कल्पना मांडतो किंवा पंचकोशाच्या कल्पना व्यक्तिगत लेवलला मांडतो. म्हणजे करोना काळामध्ये विशेषतः आपण या वैद्यकीय क्षेत्रातला जो काही हाहाकार पाहिला की त्याच्यानं कुणाचा कुणावरचा विश्वासच उडून गेलाय. अभिजित जोगसर याच्यावर अधिक चांगलं भाष्य करतील की आजच्या या वोकिझमच्या जमान्यामध्ये सर्वांना भेदरलेल्या स्थितीमध्ये ठेवणं, सर्वांना अत्यंत अस्थिर मनस्थितीमध्ये ठेवणं, कुणाचाही कुणावर विश्वास न ठेवणं, नवऱ्यानं बायकोला रोज 10 वेळा आय लव्ह यू असं म्हणत राहणं, अशा प्रकारची एक अत्यंत विचित्र परिस्थितीमध्ये आता आपण आलेलो आहोत. आणि अशानं मला असं वाटतं की आपल्या प्राचीन ज्ञान परंपरांच्या बाबतीत आता आपण गर्व से को हम हिंदू आहे याच्या पुढची स्टेज आता अशी आहे की आक्रमक हिंदुत्व. आणि मग त्यातलं आक्रमण हे पहिल्यांदा ज्ञानाचं आक्रमण असलं पाहिजे. इंडियन नॉलेज सिस्टीम मधून आम्ही जो काही प्रयत्न की पहिल्यांदा ज्ञान, शेवटी मला असं वाटतं की ज्यांना जी भाषा कळते त्याच भाषेत कधीतरी उत्तर द्यायची पाळी नक्की येणार आहे, पण सुरुवातीच्या या काळामध्ये आपल्याला ज्ञानाच्या भाषेत सांगताना आपल्या ज्या काही परंपरा आहेत, म्हणजे अनेकदा परवा आपण सगळ्यांनी पाहिलं की जगभरातल्या आनंदी देशांची जी काही यादी बनवली त्यात पाकिस्तान आमच्यापेक्षा वर. म्हणजे हे जे कोण या प्रकारची परीक्षणं करतं किंवा कोण या प्रकारचे क्रमांक देतं हेच मला कळत नाही. अशा वेळेला आपण आपल्या स्वतःच्या संस्था निर्माण करणं, आपल्या स्वतःच्या, म्हणजे जसं हलाल सर्टिफिकेशन पाहिजे तसं IKS सर्टिफिकेशन का नको, इंडिक सर्टिफिकेशन का नको, अशा दृष्टीनं आपण आपले मानपदंड निर्माण करायची ही आता अतिशय महत्वाची गरज आहे असं मला वाटतं. समर्थानं एकदा ओरडून म्हटलं तर मी 10 वेळा ओरडून सांगेन, तो 10 वेळा ओरडला तर मी 1000 वेळा ओरडेन, तो 1000 वेळा ओरडला तर मी 10,000 वेळा ओरडेन. अशा डॅशिंग पद्धतीनं मला असं वाटतं की मांडणं ही फार मोठी काळाची गरज आहे. अर्थात त्याच्यासाठी त्याचं ज्ञान असायची गरज आहे. म्हणजे केरळ स्टोरी आमच्या सगळ्या ऑफिसच्या स्टाफनं मध्ये पाहिला आणि त्यातनं जो काही आपल्या सगळ्यांना अनुभव आला तो आम्हालाही आला, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन नुसतं त्रागा करून उपयोग नाही, म्हणून आता आम्ही एक महिन्याचा ऑनलाईन केवळ 500 रुपये फी असणारा असा सनातन हिंदू धर्मशिक्षा असा कोर्स आम्ही हिंदी आणि मराठीमध्ये लॉन्च करतो. किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर, शिवाजी महाराज म्हणजे फक्त पोट फाडणारे अफजल खानाचं किंवा शाहिस्ते खानाचे बोट तोडणारे नव्हते, तर त्यांच्या मृत्यूसमयी 350 किल्ले एक वर्ष लढू शकतील एवढी सामग्री असलेले, 9 लक्ष होणं एवढं सोनं असलेले. ही वॉज अ ग्रेट ऍडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज ग्रेट फायनान्शियल मॅनेजर, ही वॉज ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर. कुठले गुण त्यांच्यामध्ये नव्हते. 50 आपण अनेकदा देवत्व देतो आणि विषय संपवून टाकतो, तर आम्ही असं म्हणतो की प्रत्येकाने शिवाजी महाराज झालं पाहिजे, प्रत्येकानं प्रभू रामचंद्र झालं पाहिजे, प्रत्येकानं कम्फर्ट झोन मध्ये बाहेरून श्रीकृष्ण झाला पाहिजे. तर अशा सगळ्या याच्यामध्ये आज या कार्यक्रमाचं पहिलं पुष्प भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा हे आदरणीय सदानंदजी सप्रे म्हणणार आहेत. मी त्यांचं भीष्म फाउंडेशन कडून आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं, पुणेकरांच्या वतीनं स्वागत करतो. आणि त्यांच्या या मार्गदर्शनातून मला असं वाटतं त्यांचा अनुभव, त्यांचा प्रवास आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व, म्हणजे व्यक्तिगत संबंध हा जरी वेगळा भाग असला तरी सुद्धा अशा प्रकारची एखादी व्यक्ती आपल्यासारख्या, म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं की ती कुसुमाग्रजांची कविता आहे त्याप्रमाणे की तुम्ही फक्त लढ म्हणा, एवढंच कुणीतरी आपल्या बरोबर आपल्या मागे लागते. तशा परम आदरणीय सदानंदजी सप्रे या सरांचं मी इथं स्वागत करतो, आपल्या सगळ्यांचंही स्वागत करतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. नमस्कार. धन्यवाद सर. खर तर
श्री अभिजित जोग सर हे भीष्म परिवारातले सगळ्यात प्रमुख मार्गदर्शक आहेत आणि आज एकत्रितपणे आम्हाला वाटतं की पहिल्यांदाच आम्ही एकच मिनिट हा. ते नुसते मार्गदर्शक नाही तर त्यांचं वाक्य मला तर सांगायचा मोह होतोय की त्यांनी मला ज्याला पहिल्या भेटीमध्ये सांगितलं की IKS मध्ये 100 युनिकॉर्न कंपन्यांचं पोटेन्शियल आहे. IKS युनिकॉर्न कंपनी म्हणजे 8,000 कोटीची कंपनी आणि ती पण फेसबुक व्हॅल्यू नव्हे तर माझ्या खिशात 8,000 कोटी असणार. अशा 100 कंपन्यांचं पोटेन्शियल आहे असं पहिल्याच फटक्यामध्ये ज्यांनी आम्हाला सांगितलं. आणि मला माहिती की असे म्हणजे इंडिया डज नॉट नीड वन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट विथ 10 लाख करोड. इंडिया नीड 10 लाख यंग पीपल विथ 1 करोड. ते आपल्याला मदत होते. तसं अभिजित मला मुद्दाम हे सांगायचं मोह झाला की अशा प्रकारची विजन असणारे लोक सुद्धा आमच्या बरोबर काम करतात. अगदी थोडक्यात मी त्यांचा परिचय करून देतो. श्री अभिजित जोग सर हे गेली 40 वर्षे मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, ॲडव्हर्टायझिंग, ब्रँडिंग व कॉपीराईट या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. गेली 30 वर्षे त्यांची प्रतिसाद कम्युनिकेशन्स ही संस्था ब्रँडिंग व ॲडव्हर्टायझिंग क्षेत्रात अग्रगण्य असून अनेक नामवंत ब्रँड्स यांच्यासोबत काम केलेलं आहे. प्रतिसाद समूहातील प्रतिसाद प्रोडक्शन ही संस्था अनेक मराठी नाटकं व चित्रपटांची निर्मिती करण्याच्या क्षेत्रात आहे. एक प्रथितयश कॉपीरायटर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्री अभिजित जोग सर यांनी ब्रँडनामा हे ब्रँडिंग विषयावरील मराठीतील पहिले पुस्तक लिहिले असून ते अल्पावधीतच खूप लोकप्रिय झालेलं आहे. जोग सर हे रोटरी चळवळीत कार्यरत असून विविध समाजोपयोगी प्रकल्पांची आखणी, नियोजन व उभारणी यात त्यांचा नियमित सहभाग असतो. इतिहास हा जोग सरांचा अत्यंत आवडता विषय असून भारताचा खरा इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा या तळमळीतून त्यांनी असत्यमेव जयते भारताच्या इतिहासातील दिशाभूल या पुस्तकाचं लेखन केलं. या पुस्तकाची गोष्ट अशी की जेव्हा हे पुस्तक जेव्हा एका वेगळ्या विषयाच्या संदर्भात मी आणि पाटुकले सरांना भेटायला गेलो होतो त्यावेळी सरांसमोर असा विषय झाला की त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे आणि मला वाटतं 1च सेकंद लागला असेल की आम्ही निर्णय घेतला की ते पुस्तक आम्ही प्रकाशित करणार आहे. आणि भीष्म फाउंडेशन हे भीष्म प्रकाशनाच्या क्षेत्रात उतरलं ते अभिजित जोग सरांच्या पुस्तकामुळे. या पुस्तकाच्या आतापर्यंत मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या आवृत्ती प्रसिद्ध झाल्या असून जवळपास 15,000हूनही अधिक प्रती एकूण या वितरित झालेल्या आहेत. आणि ॲमेझॉनवर सुद्धा इतिहास विषयात हे अत्यंत नामवंत असं हे पुस्तक झालेलं आहे. मी प्राध्यापक क्षितिज पाटोले सर यांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ आणि भीष्मचं एक नवीन प्रकाशित होणारं पुस्तक देऊन त्यांचं स्वागत करा. मी जोग सरांना आमंत्रित करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करा. आदरणीय सदानंद सप्रे सर, माझे जवळचे मित्र प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले, उपस्थित ज्येष्ठ मंडळी आणि श्रोते हो, 2 दिग्गज वक्त्यांच्या मध्ये मला बोलायला सांगितलेलं आहे त्यामुळे बरंच दडपण आहे. आणि इथे इतकी ज्येष्ठ आणि अनुभवी मंडळी आहेत की मार्गदर्शन वगैरे हे शब्द काही बरोबर नाहीत. मी माझे काही विचार मांडतो असं म्हणायला हरकत नाही. मित्र, प्रत्येक देशाची काही ओळख असते. म्हणजे जर्मनीची ओळख आहे प्रिसिजन, जपानची ओळख आहे क्वालिटी, चीनची ओळख आहे जगाची फॅक्टरी, अमेरिकेची ओळख आहे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. तशी आपली भारताची काय ओळख आहे हा जर आपण प्रश्न विचारला तर आपल्या असं लक्षात येतं की आपण स्वतःची ओळख जपली नाही, आणखीन ओळखली नाही. म्हणून अनेक साम्राज्यवादी शक्तींनी त्यांच्या सोयीची अशी ओळख आपल्यावरती लादली. म्हणजे ब्रिटिशांनी आपल्याला असं सांगितलं की तुमच्याकडे ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत, संस्कृत भाषा, वेद, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पश्चिमेकडनं आलेल्या गोऱ्या लोकांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक चांगल्या गोष्टीसाठी पश्चिमेकडे आशाभूतपणे बघत राहणं हीच तुमची ओळख आहे. नंतर काही इतिहासकारांनी आपल्याला असं सांगितलं की तुमचा इतिहास हा फक्त पराभवांचा इतिहास आहे आणि त्यामुळे एक पराभूत देश हीच तुमची ओळख आहे. पण खरी आपली ओळख काय आहे हे आता कुठे आपण थोडंसं त्याच्याकरता जागृत होतो तसं म्हणायला हरकत नाही. खरी आपली ओळख आहे इंडिया इज अ क्रॅडल ऑफ सिव्हिलायझेशन. म्हणजे संस्कृतीचा आणि सभ्यतेचा पाळणा भारतात हल्ला असं म्हणायला हरकत नाही. हे सत्य आहे, ही फॅक्ट आहे. दुसरी महत्वाची ओळख आपली अशी आहे की इंडिया इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉलेज सोसायटी. जगातला पहिला ज्ञानाधिष्ठित समाज
भारत हा होता, हे आपल्याला ओळखून घेणं, हे समजून घेणं आणि ही आपली ओळख ठामपणे जगासमोर मांडणं हे अतिशय आवश्यक आहे. वेद ह्या शब्दाचाच अर्थ नॉलेज असा आहे. वेदचा मूळ जो धातू आहे तो विद म्हणजे टू नो. सो वेद म्हणजे ज्ञानच. हिंदू धर्म म्हणजे ज्ञानच, वैदिक धर्म म्हणजे ज्ञान, दुसरं काही नाही, ज्ञानाशिवाय दुसरं काही नाही. त्यामुळे नॉलेज ही आपली खरी ओळख आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून इंडियन नॉलेज सिस्टीम हा जो विषय आहे हा काहीतरी एक फॅड म्हणून किंवा फॅशन म्हणून आपण काढलाय, किंवा आता एक आपल्या विचाराचं सरकार आलंय म्हणून आपण काहीतरी नवीन मांडतो, असं नाही. तर आपण आपली खरी ओळख जगासमोर मांडतो. आणि म्हणून इंडियन नॉलेज सिस्टीम्स हा आपल्या भारताच्या आत्म्याचा खरा हुंकार आहे असं मी म्हणेन, कारण की तीच आपली खरी ओळख आहे. आपल्याला माहिती आहे की नालंदा विद्यापीठात 90 लाख ग्रंथ जाळून टाकण्यात आले आणि 3 महिने एक अतिशय दाट असा ढग त्या सगळ्या परिसरावर पसरलेला होता. इतका विध्वंस ज्ञानाचा त्या याच्यामध्ये झाला. अशाच अनेक 8-10 तेव्हाची प्राचीन विद्यापीठ जी होती, उदंतपुरा आणि तक्षशिला, अशा अनेक विद्यापीठांचा विध्वंस झाला. तिथलं ज्ञानाचं भांडार जाळून टाकण्यात आलं. आणि तरी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की आज भारतीय प्राचीन ज्ञान हे विविध क्षेत्रांमध्ये किती मूलभूत प्रकारचं आहे. अनेक क्षेत्रांमधला ज्ञानाचा पायाच भारतात घातला गेला आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही. आपल्याला माहिती आहे मेडिसिन, सर्जरी, फिजिक्स, तत्वज्ञान, मेटॅलर्जी, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, अरिथमॅटिक, कुठलाही विषय घ्या तुम्ही, त्याचा ज्ञानाचा मूळ पाया हा भारतात घातला गेलेला आहे. सर त्याच्याबद्दल जास्ती विस्ताराने सांगणार आहेत. पण आपल्याला माहिती आहे की दशमान पद्धती किंवा बेसिक नंबर्स 1 ते 9 हे नंबर भारतीय इंडियन नंबर्स म्हणून त्याला म्हटलं जायचं. ते अरबांच्या मार्फत पश्चिमेकडे गेले म्हणून त्यांनी त्याला अरेबिक न्यूमरल्स असं नाव दिलं. पण ज्यांनी ते पाठवलंय तो खारिझमी म्हणून जो होता शास्त्रज्ञ, त्यांनी त्याला इंडियन न्यूमरल्स असंच म्हटलेलं आहे. त्यामुळे मॅथमॅटिक्स हा जो सगळ्या विज्ञानाचा किंवा अरिथमॅटिक आणि मॅथमॅटिक्स हा सगळ्या विज्ञानाचा पाया आहे असं म्हणता येईल, तो भारतात घातला गेलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की महर्षी कणाद यांची 3 वैशेषिक सूत्र जी होती ती न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन्स जी आहेत, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन्स याचा शब्दशः 3 वैशेषिक सूत्रांमध्ये महर्षी कणाद यांनी लिहून ठेवलेलं आहे, न्यूटनच्या कमीत कमी 2500 वर्ष आधी. म्हणजे फिजिक्सचा पाया सुद्धा भारतात घातला गेलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मेटॅलर्जी आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा ब्रॉन्झ एज होतं तेव्हा झिंक हा एक महत्वाचा धातू होता आणि झिंक खाणीतल्या मातीपासून झिंक वेगळं करण्याची जी टेक्नॉलॉजी होती ती भारताकडे होती. आणि त्यामुळे भारत हा ब्रॉन्झ एज मध्ये सगळ्यात लिडिंग पॉवर ऑफ द वर्ल्ड हे आपण होतो असं म्हणायला हरकत नाही. आणि याचं भारत हा नॉलेज ज्ञानाधिष्ठित समाज का बनला, त्याचं मुख्य कारण हे की आपला धर्म हा आपल्याला कुठल्याही एखाद्या विषयावरती आंधळा विश्वास ठेवायला शिकवत नाही. आपला धर्म आपल्याला हे सांगतो की तुम्ही साधक बना. आवर रिलिजन डझंट टेल अस टू बिकम बिलीव्हर, इट टेल्स अस टू बिकम सीकर. आणि त्यामुळे ज्ञानाचा शोध घेणं हे आपल्या धर्मात सगळ्यात महत्वाचं मानलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून आपला देश हा पहिली ज्ञानाधिष्ठित सोसायटी आपण बनू शकलो. हे थोडंसं ख्रिश्चॅनिटीशी जर कम्पेअर केलं तर आपल्या लक्षात येईल जास्ती हा पॉइंट क्लिअरली. ख्रिश्चन धर्मात पहिली साधारण 1000-1500 वर्ष ख्रिश्चॅनिटी स्थापन झाल्यानंतर हा पूर्ण डार्क पिरियड होता असं म्हणता येईल, पण अंधकारमय युग होतं ते सगळं. आणि 15व्या शतकात जेव्हा रेनेसॉन्सचं युग सुरू झालं आणि कोपर्निकस, गॅलिलिओ यासारख्या लोकांनी नवे नवे शोध लावायला सुरुवात केली, तेव्हा फार मोठी पंचायत झाली. कारण की ते जे शोध लावत होते, पृथ्वी गोल आहे, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, हे सगळे ख्रिश्चन धर्मात दिलेली जी काही गोष्टी होत्या
त्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते. आणि ख्रिश्चन धर्म तर असं सांगतो की आपल्या धर्मात जे सांगितलं त्यावर 100% तुम्ही डोळे मिटून विश्वास ठेवला पाहिजे. त्यामुळे फार मोठा संघर्ष निर्माण झाला. मग या आपल्याला माहिती आहे की त्यांचा छळ करण्यात आला या शास्त्रज्ञांचा, त्यांना विष देऊन मारून टाकण्यात आलं. हा सगळे जे प्रश्न निर्माण झाले ते ह्या गोष्टीतनं निर्माण झाले की धर्मात ज्या गोष्टी सांगितल्या त्याच्यावर तुम्ही विश्वासच ठेवला पाहिजे, आंधळा विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि त्या गोष्टी जर ह्या वैज्ञानिक प्रगतीशीच्या विरुद्ध असतील तर मग हा संघर्ष त्यातनं निर्माण होणारच. मग जेव्हा 16व्या शतकात एज ऑफ रिफॉर्मेशन असं त्याला म्हणतात, प्रोटेस्टंट पंथाची स्थापना झाली. आणि मग त्यांनी असा एक विचार काढला की धार्मिक किंवा आध्यात्मिक गोष्टी आणि अधिभौतिक गोष्टी ह्यांचं पूर्णपणे सेपरेशन करायचं. म्हणजे चर्च जे असेल, कारण आधी चर्चचा पूर्णपणे वर्चस्व होता आणि चर्च या लोकांना शिक्षा देत असे, कोपर्निकस, गॅलिलिओ सारख्या लोकांना. तर त्यांनी हेच मांडलं की चर्चचा अधिकार हा फक्त आध्यात्मिक धार्मिक गोष्टी, परलौकिक गोष्टींपुरताच असेल आणि अधिभौतिक ज्या गोष्टी आहेत किंवा रोजच्या व्यवहारातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या राजाच्या अधिकाराखाली असतील. आणि ही कन्सेप्ट म्हणजे सेक्युलरिझम. आपल्याला असं वाटतं की सेक्युलरिझम म्हणजे सर्व धर्म समभाव, असं नाहीये. सेक्युलरिझमचा खरा अर्थ हा आहे की अधिकारांचं विलगीकरण, आध्यात्मिक क्षेत्र चर्चच्या अधिपत्याखाली, अधिभौतिक क्षेत्र राजाच्या अधिपत्याखाली. आणि आपल्याला हा त्यामुळे भारताला किंवा हिंदू धर्माला सेक्युलरिझमची गरजच नाही खरं म्हणजे. कारण आपला धर्म असं सांगतच नाही की तुम्ही आंधळा विश्वास ठेवा. आपला धर्म म्हणतो की तुम्हाला जे सत्य सापडतंय सत्याचा शोध तुम्ही घ्या आणि त्याप्रमाणे तुम्ही पुढे जा. आणि त्यामुळे आपण लक्षात घ्या की आपले जे वैज्ञानिक होते ते सगळे ऋषी होते. कारण की एकच व्यक्ती आंतरिक विश्वाचाही शोध घ्यायची आणि बाहेरच्या विश्वाचाही शोध घ्यायची. त्यामुळे तत्वज्ञानही तेच विकसित करत होते आणि विज्ञानही तेच विकसित करत होते. महर्षी गणात घ्या, महर्षी चरक घ्या, सुश्रुत घ्या, हे सगळे ऋषी होते. त्यामुळे धर्म आणि विज्ञान या गोष्टींमध्ये फारकत नव्हतीच आपल्याकडे. हे आपल्या संस्कृतीचं सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून आपण जेव्हा भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा हा या विषयावरती आज आपण सरांना ऐकणार आहोत, तेव्हा आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ही परंपरा जी आहे ती त्याचं मूळ, त्याचा स्रोत हा हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृती हा त्या विज्ञान परंपरेचा स्रोत आहे. एक दोन उदाहरणं मी देऊ इच्छितो आपल्याला, खूप विस्ताराने इथं सर सांगणारच आहे. पण प्लास्टिक सर्जरी याचं मूळ भारतात आहे. आपल्याला कदाचित कल्पना नसेल, पण भारतातच नाही तर ते पुण्यात आहे. हे आपण आपल्याला ऐकून आश्चर्य वाटेल. आणि एक टिपू सुलतान आणि मराठे यांचं जेव्हा युद्ध झालं तेव्हा एका पुण्यातला एक गाडीवाला, गाडी चालवणारा, त्याला टिपूच्या सैनिकांनी पकडून त्याचं नाक कापून टाकलं आणि त्याला परत पाठवलं. इथे आल्यावर पुण्यातल्या एका कुंभाराने त्याच्या पारंपरिक ज्ञानावर आधारित त्याच्यावर शस्त्रक्रिया केली आणि त्याचं नाक पुन्हा रिकन्स्ट्रक्ट केलं. कपाळावरची त्याची कातडी वगैरे काढून त्यांनी त्याचं नाक घडवलं परत. आणि हे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 2 डॉक्टरांनी हे प्रत्यक्ष ही प्रोसिजर बघितली आणि त्यांनी त्याच्यावर आधारित इंग्लंडमध्ये जाऊन प्रेझेंटेशन केलं. आणि त्याच्यानंतर प्लास्टिक सर्जरी ही बेसिक ज्ञानाची एक काय म्हणू त्याला आपण शाखा तेव्हा निर्माण झाली, ज्याचं मूळ पुण्यात होतं. तसंच अत्यंत आश्चर्यकारक दुसरी गोष्ट अशी आहे की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या दुसऱ्या एका डॉक्टरांनी लिहून ठेवलंय की वाराणसी, प्रयाग या विविध ठिकाणी भारतीय आयुर्वेदिक तज्ज्ञ जे होते ते देवीच्या रोगाविरुद्ध लसीकरण करायचे. वॅक्सिनेशन आपण आता ऐकलं आणि भारताने वॅक्सिन सगळ्या जगाला दिलं.
ही परंपरा सुद्धा काही आज नवीन निर्माण नाही झालेली, आपण वर्षानुवर्ष करत आलेलो आहोत. आणि त्यांनी लिहून ठेवलंय की हे जुने जे देवीचे फोड असतील त्यातनं लस काढायचे, ती सुई टोचून त्याच्यावर ते त्या लसीत भिजलेला कापूस ठेवायचे एक अर्धा तास. म्हणजे वॅक्सिनेशनचीच प्रोसेस आहे ना ही ऍक्च्युली. वॅक्सिनेशन मध्ये सुद्धा आपण ते जंतूच टाकत असतो आतमध्ये आणि त्याच्यामुळे अँटीबॉडीज तयार होतात आणि आपण त्याच्या विरुद्ध आपलं शरीर फाईट करू शकतं. यांनी तेच केलं. तो कापूस ते ठेवायचा, तो ठेवलेला असताना देवीचं स्तोत्र म्हणायचं. म्हणजे मानसिक शक्ती आणखीन शारीरिक उपचार या दोन्ही गोष्टींचं कॉम्बिनेशन जे आहे, आपल्या प्रत्येक गोष्टीला, आपल्या देशाची परंपरा हीच आहे की स्पिरिच्युअलिटी ह्या आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आहेच. स्पिरिच्युअलिटी शिवाय आपण काहीच करू शकत नाही, कारण की तो आपला एक अविभाज्य भाग आहे आपल्या संस्कृतीचा. तसंच या उपचारात सुद्धा त्यांनी स्पिरिच्युअलिटी आणखीन विज्ञान या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून, आणि त्यांनी असं लिहून ठेवलंय की लाखो केसेसमध्ये काहीतरी 0.001% फेल्युअर असायचं या वॅक्सिनेशन मध्ये. हे पुन्हा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डॉक्टरांनी लिहून ठेवलेलं असल्यामुळे याला आज कोणी नकारू शकत नाही. नाही तर आपण जे काय म्हणू ते सॅफ्रनायझेशन म्हणून धुतकारून टाकता येतं, किंवा हे काय म्हणता येईल त्याला अंधविश्वास किंवा अंधश्रद्धा, किंवा स्वतःच्या काही आधार नसताना तुम्ही वाटेल ते सांगता. विमानं उडत होती असं तुम्ही सांगताय, काही बोलताय. आपलेच लोक आपली चेष्टाची करतात. त्याचं मुख्य कारण हे आहे की आपली ओळख जी आहे ती आपली ओळखच पुसून टाकायचा हा फार मोठा एक प्लॅन आहे. जसं मी आधी सांगितलं की ब्रिटिशांनी आपल्याला चुकीच्या ओळखी आपल्यावरती लादल्या. साहजिक प्रश्न येतो की मग स्वतंत्र भारत झाल्यानंतर हे असंच का सुरू राहिलं. त्याचं कारण असं आहे की ही सगळी क्षेत्र जे पूर्ण देशाचा नॅरेटिव्ह जो आहे तो नॅरेटिव्ह पूर्णतः डाव्या लोकांच्या हातात देण्यात आला. आणि डाव्या लोकांनी जे ब्रिटिशांनी दिशाभूल केली होती ती अधिकच स्ट्रॉंगली पुढे सुरू ठेवली. आणि आता एक नवीनच ओळख आपल्यावर लादण्याचा प्रयत्न होतोय, ते म्हणजे अमेरिकेचं वोकिझम किंवा कल्चरल मार्क्सिझम हा एक फार नवीन विषय, मोठा विषय. तर त्यांनी अमेरिकेला आणि पाश्चिमात्य जगाला अशी ओळख त्यांच्यावर लादली की अमेरिका म्हणजे फक्त वंशवाद किंवा रेसिझम. अमेरिकेची ओळख ही फक्त रेसिझम हीच आहे. आणि त्यामुळे ते शाळेपासून, शाळेच्या शिक्षणापासून हा विषय विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात घालून त्यांना आपल्या देशाचा द्वेष करायला शिकवतात. आज अमेरिकेतले लोक अमेरिका वॉज नेव्हर ग्रेट असे बॅनर्स घेऊन तिथे निदर्शनं वगैरे करतात तिथलेच लोक, कारण त्यांना या वोकिझमनी हे शिकवलंय की अमेरिका वॉज नेव्हर ग्रेट, अमेरिकेची ओळख म्हणजे फक्त वंशवाद. आणि हे लोक आता भारतात येऊन अशी एक ओळख आपल्यावर लादू इच्छितात की भारताची ओळख म्हणजे फक्त कास्टिझम, जातीयवाद किंवा अस्पृश्यता आणि मायनॉरिटीजना वाईट पद्धतीने वागवणं. या सगळ्या खोट्या गोष्टी आहेत आपल्याला माहिती आहे. पण तरी सुद्धा विद्यापीठांच्या मार्फत मुलांना ते शिक्षण देऊन त्याला आपण जे म्हणतो की रोज एक थेंब जर विष पाजत गेलं तर शेवटी माणूस पूर्णपणे विषारी बनतोच. तर अशा पद्धतीने आपल्या लोकांना विषारी बनवून आपल्याच देशाचा द्वेष करायला शिकवून एक नवी ओळख आपल्यावर लादण्याचा प्रयत्न होतोय. आणि त्यामुळे अतिशय महत्वाची गोष्ट ही आहे, कारण की ब्रिटिशांनी जेव्हा एक खोटी ओळख लादली आपल्यावरती तेव्हा आपण गुलामीत होतो आणि त्यामुळे आपण त्याला फाईट करू शकलो नाही, किंवा ही आपली खरी ओळख तेव्हा आपण पुढे प्रस्थापित करू शकलो नाही. आज भारत स्वतंत्र आहे आणि काही अत्यंत ताकदवान शक्ती आपल्यावर एक पुन्हा चुकीची ओळख लादण्याचा प्रयत्न करतायत. तेव्हा आपली खरी ओळख काय आहे हे आपल्याला अतिशय ठामपणे आणि अतिशय आत्मविश्वासाने जगासमोर मांडणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि आपली खरी ओळख हीच आहे की इंडिया इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉलेज बेस्ड सोसायटी. आणि म्हणून आजचं हे सरांचं भाषण जे आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे, ते आपण ऐकून घेऊया. आणि हा जो मेसेज आहे तो स्वतःमध्ये आधी आपण लेट अस फर्स्ट बिलीव्ह दॅट इंडिया इज द सोर्स ऑफ नॉलेज.
इंडियन नॉलेज सिस्टीम ही सगळ्या जगासाठी अतिशय आवश्यक आहे. तो खरं आणखीन एक वेगळा विषय आहे की आज जग जे सगळे प्रश्न फेस करतंय किंवा सगळ्या समस्यांचा सामना करतंय, त्या सगळ्या समस्यांवरती एक महत्वाचं उत्तर म्हणजे भारतीय ज्ञान परंपरा हे आहे. तर हे आपण समजून घेऊ, ह्याच्यावर आपण विश्वास ठेवू आणि मग जगाला ते सांगू आणि आपली खरी ओळख आपण स्वतःच समजून घेऊया. धन्यवाद. धन्यवाद सर. वेळेच्या मर्यादेमुळे जरी थांबले असतील तरी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भारताच्या इतिहासातील दिशाभूल यातल्या वेगवेगळ्या 7 मुद्द्यांवर आता जसं सर जसे बोलत होते की एक महत्त्वाचा विषय, त्याचे वेगवेगळे संदर्भ त्यांना एका माळेत गुंफून सरांनी अत्यंत बोलक्या पद्धतीनं जे लिखाण केलेलं आहे ते अत्यंत म्हणजे महत्त्वाचं तर आहेच आणि ते वाचनीय सुद्धा आहे. तुम्हाला हे पुस्तक नंतर जाताना तुम्ही घेऊ शकता. मी प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले सरांना विनंती करतो की आजचे आपले प्रमुख वक्ते यांचं ओळख करून द्यावी आणि सत्कार. मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे डॉक्टर सदानंद सप्रे सरांची मी थोडक्यात ओळख करून देतो. NIT भोपाळमधले ते निवृत्त प्राध्यापक आहेत. त्यांनी 2010 साली सामाजिक कार्यासाठी आणि सांस्कृतिक कार्यासाठी सेवानिवृत्ती घेतली. तोपर्यंत ते तिथं प्राध्यापक म्हणून काम करत होते. त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्यात. मध्य भारत प्रांतामध्ये कार्यवाह म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे सुद्धा ते सदस्य होते. विश्व विभागाचे ते सहसंयोजक होते. जसं मी मगाशी म्हटलं, जे विश्व संघ शिबिर झालं होतं सुमारे 20हून अधिक देशांमध्ये त्यांचा प्रवास झालेला आहे. आणि प्रज्ञा प्रवाह ही संघ परिवारातली जी एक महत्वाची संस्था, थिंक टँक असं आपण ज्याला म्हणू, त्याचे ते संयोजक होते. आणि आता सध्या ते प्रज्ञा प्रवाहाचे अखिल भारतीय कार्यकारिणी समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी अतिशय चांगली काही पुस्तकं लिहिलेली आहेत. त्यातली टेक्निकल म्हणजे जो त्यांचा विषय होता शिकवायचा, तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मापन या नावाचं एक हिंदी भाषेमध्ये आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम्स हे एक इंग्रजी भाषेमध्ये पुस्तक त्यांचं प्रकाशित झालंय. आणि इतर पुस्तकामध्ये अखंड भारत या नावाचं एक पुस्तक, त्याच्यानंतर सामाजिक समरसता के पुजारी महात्मा फुले आणि डॉक्टर आंबेडकर हे दुसरं पुस्तक, आणि स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर हे अतिशय अत्यंत विचार प्रवर्तक आणि आपले कदाचित आपल्या विचारांना एक वेगळी दिशा देणारं अशा प्रकारचं पुस्तक ही 3 हिंदी भाषेमध्ये प्रकाशित झाले. आणि एक अतिशय सुंदर असं त्यांनी हिंदू धर्म अँड संस्कृती या नावाचं इंग्रजीमध्ये एक पुस्तक त्यांचं प्रभात प्रकाशांना प्रकाशित केले. तर त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी अत्यंत सोप्या शब्दामध्ये, म्हणजे मला आश्चर्य ज्यावेळेला त्या पुस्तकाच्या प्रती आम्ही मागवल्या त्यावेळेला, की सर्वसामान्य माणसाला सहजपणे समजेल. आणि कल्चर म्हणजे संस्कृती नव्हे, संस्कृतीची कल्पना वेगळी. अनेकदा त्या राजीव मल्होत्रांनी असे ती जे काही पुस्तक लिहिले की संस्कृत नॉन ट्रान्सलेटेबल, की काही यांच्या शब्दांचे अर्थ तितके विचित्र आणि विकृत बनवले गेले की त्याचा खरा अर्थ कुणाला कळलाच नाही किंवा ती संकल्पना कधी कळली नाही. मला वाटतं हा जो काही सगळा गोंधळ आहे हा या मुळात या भाषांमधल्या सुद्धा मला असं वाटतं की जशा इंग्रजीच्या आत्यंतिक मर्यादा आहेत त्या भाषांमधल्या सुद्धा मर्यादांमुळं असा झालेला आहे. आज सर इथं आले. मी प्राध्यापक कल्याणी कुलकर्णी यांना विनंती करतो की त्यांनी सरांचं स्वागत करावं. सर्व विद्वज्जनांना माझा नमस्कार. हा विषय वेगवेगळ्या लोकांपुढे मांडण्याचा प्रसंग येत राहतो. त्यापैकी एक प्रकार त्यामध्ये असतो की जे स्वतः विषय मांडणारे असतात त्यांच्या पुढे विषय मांडायचा. आणि आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा या स्तराचा कार्यक्रम आहे हे मला माहित आहे. त्यामुळे मी काही आवर्जून नवी माहिती देतो आहे वगैरे वगैरे. आता काही सॅम्पल्स द्यावे लागतील, पण भर जो राहील तो हा विषय जसं पाटुकले सरांनी सांगितलं, आणि कोणी एक आहे ज्यांनी मला विशेष गोष्ट सांगितलेली आहे, ते काळजी करू नका.
मी थोड्याच वेळात हिंदीवर शिफ्ट होणार आहे. सुरुवात करतो. ये जो पाटुगले सर ने बताया कि मुख्य उद्देश्य, और ये केवल भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम का ही नहीं, यह उद्देश्य अनेक संस्थाओं का और अनेक व्यक्तियों का है भारत में, कि जो नई पीढ़ी है उसको हमारी श्रेष्ठता के, हमारे गौरव के बारे में जानकारियां पर्याप्त देना. कि जो स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया हुआ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं. अब आजकल सेकुलरिज्म के भूत के कारण से ये हिंदू जरा सेकुलर से कुछ हट करके है, अलग है, इसलिए भी लोग कहते नहीं, गर्व से कहो हम भारतीय है. अपने को उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन ये गर्व से कहो, हिंदू कहो, भारतीय कहो, इंडियन कहो, जो कहना है कहो, लेकिन ये गर्व से कहने वाली बात अंदर से निकलनी चाहिए. किसी ने कहा है, विवेकानंद जी ने कहा इसलिए करेंगे, किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए करेंगे. ये ऐसा भारत की पद्धति नहीं है. अभिजीत जी के भाषण में संक्षेप में ही बहुत महत्व के मुद्दे आ गए हैं. ज्ञान, देखिए, एक होता है इंफॉर्मेशन. आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन का जमाना है. इट इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. और भारत में हमेशा ही एज ऑफ नॉलेज रहा है. ज्ञान का काल है. कोई आज ज्ञान का काल शुरू हुआ है ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से. लेकिन भारत की एक और विशेषता है कि ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना. ज्ञान को बांटना, बेचना नहीं. बेचना अलग है. ये एक एक देश की विशेषताएं बताई. हमको पता है कि बेचने की विशेषता किस देश की है. हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है. तो भारत ज्ञान को बेचता नहीं है, ज्ञान को बांटता है. और ऐसा ज्ञानी भारत जो विश्व गुरु इस रूप में जाना गया. गुरु के पास ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता. लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ एक और बात गुरु में होती है कि वह यह अपना ज्ञान दूसरों को देता है. और भारत की यह परंपरा रही है. और ज्ञान सब प्रकार का है, इसमें विज्ञान इंक्लूडेड है. आज का विषय विज्ञान से संबंधित है, इसलिए मैं केवल उसी तक मर्यादित रहूंगा. समय की सीमा रहती है, आप लोग समझते हैं इस बात को. लेकिन वह भी बहुत महत्व का है. लेकिन केवल विज्ञान के बारे में ही जानकारी देना कि हमारे लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पहुंचे हुए थे, ऊंचे स्तर के थे, केवल इतना ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है. साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान देने की व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन हर सत्र का एक विषय रहता है, इसलिए इस सीमित बात तक आज हम लोग रहेंगे. और मुझे मालूम है कि इस प्रकार के भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे जो काम चलते हैं, इनके द्वारा अन्य प्रकार के ज्ञान में भी भारत कैसे ऊंचे स्तर पे था, इसको बांटने की व्यवस्था रहेगी. यहां दिया जाएगा, लेकिन जिनको यह ज्ञान दिया जाता है वे ज्ञानदाता बने, इस दिशा के बातें उनके सामने लाई जाती है, लाई जानी चाहिए. कि ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना.
और ये जो भारत की विशेषता है, ये दुनिया स्वीकार करती है। ये अन्य प्रकार के जितने भी थोपे हुए प्रयास चल रहे हैं उनका मुकाबला करना है, लेकिन उनसे आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य है और सत्य लोगों के सामने लाया जाता है। तो जितने भी अन्य प्रकार के प्रयास होते हैं, अभिजीत जी के भाषण में वो उस प्रकार के प्रयासों का उल्लेख हुआ है, यानी इनके कारण से अब हमारा क्या होगा इस डर से कुछ कर रहे, ये हमारा सोच नहीं होनी चाहिए। ये 50 बातें घुमा फिरा करके बोले, 50 बातें हम पर थोपे, हम में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये हमारी पहचान को नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान सत्य पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। और जब यह जानकारी होती है तब गर्व से कहो मैं हिंदू, मैं भारतीय, मैं इंडियन हूं, ये यहां से निकलता है। आज यहां नई पीढ़ी के लोग थोड़े कम संख्या में हैं, लेकिन इस नई पीढ़ी तक इस प्रकार के बातों की जानकारी देने का काम हम जैसे लोगों ने करना है। मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने तक सीमित रखा, ये स्वार्थी प्रवृत्ति हो गई। कुछ शब्द थोड़े से मेरे कठोर लगेंगे। ऐसा है, हम किसी अच्छे मंदिर में जाते हैं, बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है, वहां जाते हैं, वहां से हम कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये भारत का स्वभाव है कि नहीं, कि ऐसे किसी तीर्थ स्थान से दर्शन करके आते हैं, जो प्रसाद मिलता है वो आदमी अकेला खाता है क्या? अकेला नहीं खाता। यानी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है कि प्रसाद तो थोड़ा मिला, मेरे परिचय के तो सैकड़ों लोग हैं, पड़ोसी है, साथ में काम करने वाले वगैरह वगैरह, सबको देना है। इतना सा प्रसाद मैं कैसे दे सकता हूँ, बांट सकता हूँ? तो कोई बड़ी चीज, बड़ी मात्रा में कोई चीज लाते हैं उसी प्रकार की, उसमें ये मिला देते हैं और ये कहते हैं कि अब ये पूरा प्रसाद बन गया, 2 किलो मेरे पास प्रसाद हो गया। 5 ग्राम मिला रहता है, 10 ग्राम मिला रहता है, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो बन जाता है, वो भी प्रसाद हो जाता है। और फिर वो सबको देते हैं कि नहीं देते हैं? यानी जो महत्व की वस्तु मिली है वो केवल मेरे लिए नहीं है, ये भारत का स्वभाव नहीं है। तो एक अच्छा ज्ञान यदि हमको मिलता है तो अपने तक सीमित रखेंगे क्या? नहीं रखना है। और हम सब लोग उस श्रेणी के हैं, इसलिए मेरा एक निवेदन है, अब अपना ज्ञान दूसरों को बांटने की जो पद्धतियां हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो वक्तव्य इस रूप में, भाषण इस रूप में देना, ये एक तो है ही, लेकिन यही एकमात्र नहीं है। लिखकर भी ज्ञान बांटा जा सकता है। कई लोग तो कहते हैं कि लिखकर बांटा हुआ ज्ञान ये अधिक स्थायी होता है, क्योंकि बोलकर बांटा हुआ ज्ञान कब तक उसकी स्मृति में रहेगा? कोई कितना भी अच्छा भाषण दे दे, 1 हफ्ते के बाद उस भाषण का हमको कितना हिस्सा याद रहता है हमको बताने की जरूरत नहीं है। अपन केवल इतना कहते हैं बहुत अच्छा भाषण दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा बोले। क्या बोले? बहुत अच्छा बोले, यही बोलते हैं ना। हाँ, शायद एक आध कोई मुद्दा जो बिल्कुल एकदम घुस गया है, एक आध मुद्दा बता देते हैं, लेकिन भाषण 50 मिनट का भी भाषण है तो केवल एक मुद्दा बताया है क्या उन्होंने? लेकिन ठीक है, उससे भाषणों से भी भाव जागृति होती है, उसका भी अपना महत्व है। लेकिन लिखे तो कुछ लोग लिख करके बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया और इस सब कारण से छोटे छोटे टुकड़ों में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कोई 4-5-6 मिनट का वीडियो एक मुद्दे को लेकर के बनाया, जैसे विज्ञान वाला ही विषय आया। अब मान लीजिए विज्ञान वाले विषय में भारद्वाज संहिता में क्या क्या है, ये 5-6 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है?
ऐसे छोटे छोटे वीडियो के आधार पर भी हम इस प्रकार की ज्ञान की बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषण के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, इस प्रकार के सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए भी, लेकिन भाषणों से जो एक वातावरण निर्मित होती है वो बहुत महत्व की है। और इसलिए यथासंभव जो लेखक भी होगा, लिखते भी होंगे, अभी हमने देखा एक बहुत प्रसिद्ध लेखक ने, जिनका बहुत नाम है, उस लेखक ने भी कितना सुंदर भाषण दिया है। तो लेखक भी भाषण दे सकता है, भाषण देने वाला लिख सकता है कि नहीं, प्रयास करना चाहिए तो लिखा जा सकता है। सब प्रकार से हमको ज्ञान बांटना है ना। तो थोड़ा सा, चूंकि नई पीढ़ी पर फोकस रखने का विषय है, तो नई पीढ़ी यानी स्कूल्स और कॉलेजेस, कम से कम यहां तक तो है ही। इसके अलावा भी लोग रहते हैं, वहां तक कैसे पहुंचना वो एक अलग प्रक्रिया है, उसके अभी विस्तार में नहीं जाते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग स्कूल कॉलेज गोइंग यानी न्यू जनरेशन ऐसा जो मान लेते हैं, तो यदि हिसाब लगाए तो भारत की जितनी युवा जनसंख्या है उसमें से कितना प्रतिशत कॉलेजेस में जाता है, हम पता लगा लें। यदि हम केवल कॉलेज तक गए हुए हैं तो जितना प्रतिशत वो आता होगा आपका, केवल उतने प्रतिशत युवाओं तक ही हम जा रहे हैं। जो कॉलेज में नहीं गए हैं उन तक नहीं जा रहे हैं। इनके बीच में भी विषय ले जाने की अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन कम से कम, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी बहुत बड़ी मात्रा में नई पीढ़ी जाती है, तो इन स्कूल कॉलेजेस में भी विषय रखने वाले लोग अपने में से होने चाहिए और जाना चाहिए। ऐसी जिसको हम वक्ता बोलते हैं। अब ये वक्ता के समय ऑडियंस कैसा है, इसके आधार पर वक्तव्य तैयार करना पड़ता है। और इसलिए एक जो पद्धति है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके अपनी उपयोगिता है, लेकिन सोनली डिपेंडिंग ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि होता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। या तो 4-5 प्रकार के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो, युवाओं के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, प्रबुद्ध लोगों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, वगैरह वगैरह। मुख्य बात यह है कि उनके यहां तक हमारी बात पहुंचे, इस पद्धति से उनके सामने विषय रखना है। ये जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाला अंतर आता है, ये बड़ा महत्व का है। अपन कई बार सोचते हैं कि जानकारी दे दी पर्याप्त है। मैं एक विद्यालय का अपना अनुभव आपको बताता हूं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इसमें कैसा अंतर रहता है। एक विद्यालय में मैंने बताया ना, मैं केवल आप लोगों को कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं स्वयं भी विद्यालय महाविद्यालय में जाता रहता हूं। तो उनके सामने विषय रखने के लिए थोड़ा संवादात्मक शुरुआत में करते हैं, तो वो लोग सुनने की मानसिकता में आते हैं। इसे थोड़े से जो संवाद हुए थे, तो उसमें 2 बातें ध्यान में आई, और ये बात आप लोगों कभी ऐसे जाएंगे या जो गए होंगे उनको अनुभव भी आई होगी कि उन्होंने कई इंफॉर्मेशंस तो है। उदाहरण के लिए ऐसे चर्चा में विषय निकला तो वैज्ञानिकों के नाम कितने जानते हैं आप बता सकते हैं क्या? तो बताना शुरू किया। 9वीं 10वीं 11वीं के बालक बालिकाएं थे। तो ध्यान में आया कि इन नामों में 90-95% विदेशी वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो संवाद के रूप में पूछा, अच्छा मतलब क्या भारत में विज्ञान में कुछ? सर एक तो बात माननी पड़ेगी। अब वो लड़के बोल रहे हैं, सर एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे यहाँ अध्यात्म वगैरह स्पिरिचुअलिटी, अब ये बच्चों को ये सब जानकारी रहती है,
अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब तो हम लोग बड़े पहुंचे हुए थे, लेकिन हमने ये मान लेना चाहिए कि साइंस तो हमको वेस्ट ने दिया है, पश्चिम ने दिया है। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मान लेते हैं। फिर उसी चर्चा में मैंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा का उल्लेख किया। तो जानते हैं कि हाँ जानते हैं सर, जानते हैं, उनके सिलेबस में है ना। मैं जो बता रहा हूं, सिलेबस में चीज आ जाएगी तो भी उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उनका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। वो एक दृष्टि देनी पड़ती है तब नॉलेज बढ़ता है, और एक दृष्टि वक्ता दे सकता है। फिर वो अवेलेबल या नोन इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करेगा, वो खुद कर लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कितना पुराना है सब उन्होंने बता दिया, 4-5 हजार जितना भी 1000 साल पुराना है। अच्छा, ये क्या विकसित नगर है, उनके अवशेष है, तो ये 4000 साल पुराना है, ये कहां से सिद्ध होता है? कार्बन डेटिंग से हुआ है सर, वो मेरे को समझा रहा है। अच्छा, विकसित नगर है, यानी अच्छी बिल्डिंग, हाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग वगैरह, सारी बातें हम स्वीकार कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कहा ये 5000 साल पुराने यदि तुम कह रहे हो, और उस समय अच्छी बिल्डिंग यदि बनी है, तो आज जिसे हम सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं, वो जानकारी हमारे लोगों को थी कि नहीं थी? थी। अब ऐसा एक एक चीज उसमें से निकालते गए। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं जो लोहे से बने रहते हैं, तो मेटलर्जी उस समय जानकारी थी कि जो भी कहते होंगे, तो हर बात को स्वीकार कर रहे हैं, यानी ये सारी बातें स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है कि साइंस टेक्नोलॉजी तो हमको वेस्ट ने दिया। कॉलेज में जाना होता है, मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी जाना होता है, तो जो आर्किटेक्चर के कोर्सेस रहते हैं उसमें एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर यह विषय है। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर यानी 2000, 3000, 4000 साल पुराना आर्किटेक्चर। अरे वो विषय तुम पढ़ रहे हो, और सोच यह है कि साइंस टेक्नोलॉजी तो हमारे लोग नहीं जानते थे। मेडिकल में जाते हैं तो सर ने तो प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख भी कर दिया। अब यह प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत के ग्रंथों में है, और वहां प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिकल टाइप के कॉलेजेस में, उसमें ये सुश्रुत के द्वारा सर्जरी के लिए उपयोग में लाए गए चित्रों को दिया गया है, और यह कहा गया है कि ये आज सर्जरी में जैसे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं लगभग वैसे ही ये सुश्रुत के इंस्ट्रूमेंट्स है, विच इंक्लूड प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो। अब सुश्रुत कितना पुराना है। अब ये यदि उनके सामने इस नजरिए से ये बात आती है, यदि मान लीजिए सुश्रुत 2500 साल पुराना है, तो प्लास्टिक सर्जरी और इस प्रकार का सारा नॉलेज भारत में 2500 साल पहले था कि नहीं था? मानेंगे। What was the status of knowledge of the so-called advanced countries who had given us the knowledge of science and technology? What was their status of knowledge at that time, 2500 years ago? प्रश्न रखते हैं, उत्तर देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उनकी सोच बदल जाती है, अपने आप सोच बदल जाती है। बहुत अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी संस्कृत भाषा है, ये कितनी पुरानी है आज हम लोग भी नहीं बता सकते हैं कि कितनी पुरानी है, इसलिए हम ज्यादा से ये कह देते हैं हजारों साल पुरानी है। लेकिन अब दुनिया के भाषाविद लोग स्वीकार करते हैं कि उसके कारण, मैं कारण नहीं बताता, मेरे सामने घड़ी है, आपके तो साइड में है, मेरे सामने है, लेकिन आप लोग वो कारण जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मालूम कर लें कि ये प्लास्टिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग में लाए हैं वगैरह ये तो हो गया, लेकिन विमान विद्या उसका भी उल्लेख संक्षेप में आया है।
लेकिन विमान विद्या के बारे में ऑफिशियली जानकारी, फॉर्मली जानकारी भारत को थी क्या? तो भारद्वाज से, जैसे कहा ना कि अपने ऋषि मुनि वही साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो भारद्वाज संहिता अब दुनिया स्वीकार करती है। यानी ये जो अंग्रेजियत के कारण से, अंग्रेजी भाषा से बैर नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत नहीं होनी चाहिए, और ये इंग्लिश मीडियम के कारण से अंग्रेजियत आ जाती है दुर्भाग्य से, क्योंकि वो अंग्रेजियत न आए इसके लिए जितनी सावधानियां रखी जानी चाहिए उतनी सावधानियां नहीं रखी जाती है। ये फिर से मैं थोड़ा सा कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। जितनी सावधानियां रखी जानी चाहिए कि अंग्रेजियत ना आए, अंग्रेजी से बैर नहीं है, अंग्रेजियत नहीं आनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि जिन परिवारों के बच्चे बच्चियां अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेज में तो आजकल कंपलसरी हो गया लगभग कुछ जगहों पर विशिष्ट सब विषयों के लिए, लेकिन कम से कम स्कूलों में तो अपनी भाषा में स्कूल एजुकेशन हो सकता है, लेकिन अन्य कारणों से इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने का क्रेज बढ़ता जा रही है, भी दुर्भाग्य, जबकि स्वाधीन भारत में यह क्रेज धीरे धीरे कम होना चाहिए, बढ़ रहा है। अब ऐसा लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस उसके बारे में आने लगी है, तो अब वो घटना भी शुरू हो रहा है और आगे घटेगा। लेकिन यदि यह भी करते हैं तो उनको अंग्रेजियत न आए, इसका अर्थ है कि उन्हें अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा सही जानकारियां देने की व्यवस्था परिवार में होनी चाहिए। मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में, मीडियम स्कूल में जा रहा है, तो मैंने उसको अपनी परंपरा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताना चाहिए। ये कितने परिवारों में होता है? नहीं होता है। स्कूल में भेज दिया, अब सब वो जाने, ट्यूशन के किसी ने लगा दिया, अब वो जाने। अब धीरे धीरे इस वातावरण को बदलना पड़ेगा। अब इस आयु के लोगों को हम अध्यात्म से संबंधित बातें यदि बताते हैं तो उतना उनको हजम नहीं होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारा कितना ऊंचे स्तर का था, थोड़े बड़े स्तर के होंगे तब बताया जा सकता है। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, और इसको थोड़ा सा प्योर साइंस बोलते हैं, थोड़ा अप्लाइड साइंस बोलते हैं। देखो, जो भारत की पहचान बदलने में लगे हुए हैं बड़े शातिर लोग हैं, शातिर है। जब उन्होंने देखा कि कुछ बातों को तो हम झुठला ही नहीं सकते हैं, अब जीरो, अब यानी वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भारत की इस बात के लिए प्रशंसा की हुई है, द नंबर सिस्टम, द इन्वेंशन ऑफ जीरो। यानी किसी बड़े वैज्ञानिक ने तो कहा है कि यदि मुझे पूछा जाए कि मानव के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी है, तो मैं कहूंगा वह खोज है शून्य की, जो भारत ने की है। बड़ा वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करता है, तो अब उनको इसको झुठला नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक नया पैतरा लिया। ओके, यू न्यू सर्टन थिंग्स ठीक है, वो उनका अपना है, डंडी मारने की आदत रहती है ना। यू न्यू सर्टन थिंग्स रिगार्डिंग प्योर साइंस, बट द अप्लाइड साइंस वी हैव गिवन टू यू। अब ये अपने छात्र छात्राओं को भी, नई पीढ़ी को भी ये थोड़ा सा धीरे धीरे, हाँ ये बात तो सही है यार, जीरो वगैरह किया तो ये तो ठीक है, प्योर बातें तो हो गई, लेकिन अप्लाइड साइंस, अब ये विमान विद्या ये प्योर साइंस है कि अप्लाइड साइंस है? सर्जरी ये प्योर साइंस है कि अप्लाइड साइंस है? अब ये जब उनके सामने इस नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है तब नजरिया बदलता है, नहीं तो केवल इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो ये भी जानेगा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सुविकसित नगरों के अवशेष है, 5000 साल पुराने हैं, ये भी जानता है, लेकिन उसकी सोच यही है कि साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं जानते थे, वेस्ट पश्चिम ने हमको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान दिया हुआ है।
इसलिए केवल सिलेबस में चीजें आना ही पर्याप्त नहीं। जैसे मैंने बताया ना, प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल साइंसेज की स्टडीज में आता है, आर्किटेक्चर के स्टडीज में आता है, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। लेकिन वे लोग भी इसी सोच के रहते हैं कि हम लोग नहीं जानते थे, तो सब पश्चिम ने दिया है, सब पश्चिम ने दिया है। इस नजरिए से 2-3 उदाहरण प्लास्टिक सर्जरी हो गया, उसका भी नहीं देता। विमान विद्या, जो भारद्वाज संहिता है, अपने जैसे पागल लोग भारत में बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे किसी एक सुप्रतिष्ठित रिसर्च लेबोरेटरी में जो कार्यरत बड़े बड़े पद के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि भारद्वाज संहिता में जो लिखा हुआ है और जो क्लेम किया गया है, अब भारद्वाज संहिता में कितने प्रकार के क्लेम्स हैं? बहुत सारे प्रकार के क्लेम्स हैं। उसमें से एक क्लेम ऐसा है कि विमान को अदृश्य कैसे करना। अब इसका उसने पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, गपोड़बाजी नहीं है, अवेलेबल है, देखा जा सकता है कि ऐसा ऐसा एक अलॉय, उसके लिए शब्द अलग प्रयोग किया होगा, आज जिसको हम अलॉय बोलते हैं, ऐसा ऐसा एक अलॉय बनाइए तो उसका कंपोजिशन रहता है आयरन so many %, कॉपर so many %, जिंक ऐसा, तो परसेंटेज लेकर के, तो उसका पूरा डिटेल्ड वर्णन है। यानी ऐसा नहीं कि ये 4 धातुओं को मिला करके एक अलॉय बना लीजिए, उसका लेप लगा दीजिए, आपका विमान अदृश्य हो जाएगा, ऐसा उसमें इस प्रकार का वर्णन नहीं है। उसमें 33.8% कॉपर, 28.3% आयरन, नहीं ये ऐसा परसेंटेज नहीं है, लेकिन इस तरह से ऐसा स्पेसिफिक कंपोजिशन दे करके बनाया जाए। तो मैंने बताया ना कि ऐसे बड़े स्तर के लोगों में भी अपने जैसे पागल लोग होते हैं, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, अपन उसी में लगे हुए हैं। और हम यदि नई पीढ़ी को इस दिशा में ले आएंगे तो ये लोग भी बड़े बनकर के बड़े पद पर जाएंगे और ऐसी सोच वाले पागल बनेंगे जैसे हम लोग हैं। तो ऐसा जो पागल उस रिसर्च लेबोरेटरी में 2-4 जो थे, उनके ग्रुप ने सोचा कि भारद्वाज, चूंकि वो मेटलर्जी रिलेटेड रिसर्च वाला काम था, तो भारद्वाज संहिता में जो जो क्लेम किया है, ऐसा ऐसा लेंगे तो आपके हवाई जहाज में ये प्रॉपर्टी आएगी, ऐसा ऐसा लेंगे तो आपके हवाई जहाज में ये प्रॉपर्टी आएगी, ऐसा ऐसा इसका लेब लगाएंगे तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इन्होंने देखा, वैसा बनाया, टेस्टिंग किया। भारद्वाज संहिता ने जो जो क्लेम किए हैं, मैं एक ट्रांसपेरेंट वाली बात बता रहा हूं, ऐसे 6-7 क्लेम्स हैं उसमें, और भी ज्यादा होंगे। उन सारे को ऑफिशियली फॉर्मली रिसर्च लेबोरेटरी में वेरीफाई किया है, और उसमें जो कहा गया है, जो क्लेम किया गया है भारद्वाज संहिता में, लगभग वैसा का वैसा उन्होंने पाया है। अब वेदों में अध्यात्म का ज्ञान तो खूब है, लेकिन वेदों में विज्ञान का ज्ञान है कि नहीं है? विज्ञान प्रचुर मात्रा में है। यानी एक विज्ञान भारती नाम का जो कार्य चलता है, संगठन है, उसके द्वारा हर 2-3 वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होता है। उसका विषय रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेदास। अध्यात्म इन वेदास नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेदास। और इस पर रिसर्च पेपर्स आते हैं, और ये रिसर्च पेपर्स पढ़ने वालों में विदेशों से भी बड़ी संख्या में रिसर्चर्स आते हैं। दुनिया में भारत से संबंधित बातों पर भरपूर उनके एम्स कभी दूसरे होंगे। जो इंटेलेक्चुअल सुपारी दी जाती है किलर वाली, तो मैं उसका नाम नहीं लेता, आप लोग जानते होंगे। तो वेदों का अध्ययन इसलिए करो कि तुम इनको वेदों से विमुख कर सको, इसलिए अध्ययन करने के लिए उसको सुपारी दी गई थी एक प्रकार की। लेकिन वो बाद में उसके इतना अध्ययन करने के बाद, इतने गहराई में करने के बाद, वो उस विचार को समर्थन करने वाला बन गया। वो ज्ञान ही ऐसा है। लेकिन जब ऐसे वे लोग, आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत बड़ी मात्रा में है,
इन संस्कृत विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, विश्वविद्यालयों की, कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ रही है, अध्ययन कर, ये सब विदेशी लोगों की बात है। अब ये सौभाग्य की बात है कि भारत में भी यह स्थिति आने लगी है कि संस्कृत ये वेद गडरियों की भाषा है, संस्कृत ये गंवार लोगों की भाषा है, कोई अर्थ नहीं है, ऐसा जो मानने वाली प्रवृत्ति यहाँ पर हम पर थोपी गई थी, अब वो उससे हम उबर गए। लेकिन ये नई पीढ़ी को ये जानकारियां हम लोग जब देंगे, अब संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है तो साधारणतः दुनिया के भाषाविद ये स्वीकार करने लगे हैं कि कम से कम 6 या 7 हजार वर्ष पुरानी है। उसके ऐतिहासिक कारण है, पुरातात्विक कारण है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता कि व्हाई एंड दे हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दिस। ये इतना बड़ा सत्य है, इतने इसके प्रमाण उपलब्ध है कि उन्हें झक मार के स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ संस्कृत, अब संस्कृत भाषा कितनी बड़ी भाषा है। बहुत सारी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन यदि कॉलेज विद्यार्थियों के बीच में ये विषय रखना होगा तो कम से कम 6000 साल पुरानी है, दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। और संस्कृत भाषा में क्या क्या है, 2-4 उदाहरण यदि हम उनको बता देते हैं, 2-4 उदाहरण। वेद संस्कृत में ही है, तो वेदों की रचना से पहले संस्कृत भाषा बनी होगी। तो वेदों में यदि इतना सारा विज्ञान है तो जिन्होंने वो सब लिखा हुआ है वे उस प्रकार की जानकारी रखने वाला समाज था। क्योंकि इस प्रकार के बड़े जो अनुसंधान होते हैं, किसी नाम किसी एक का होता है, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों हजारों लोग लगे रहते। आज भी जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन किया हमने, किसी एक वैज्ञानिक का नाम आता है कि उनका कि एक इन्होंने किया तो अमुक ने किया, पोखरण 1 किसने किया तो इन्होंने किया, पोखरण 2 किसने किया तो इन्होंने, नाम एक का आता है। क्या केवल उस अकेले ने किया हुआ है काम? अरे हजारों लोगों ने वर्षों तक उसमें काम किए हुए हैं, उसका एक कलेक्टिव रिजल्ट इस रूप में वो एटॉमिक एक्सप्लोजन है, फॉर विच क्रेडिट इज गिवन टू 1 पर्सन, बट द एंटायर सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अचीवमेंट। इस प्रकार से जब विषय लोगों के सामने आते हैं, और कितनी बारीकियां है, प्रकाश की गति कितनी, ये वेदों पर जो भाष्य लिखा है सायणाचार्य ने, उस प्रकाश की गति का सूत्र दिया हुआ है, संस्कृत में है, और उसके आधार पर यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो आज के विज्ञान को जो प्रकाश की गति मान्य है उसके लगभग 98-99% एक्यूरेट वह गति आती है। कितना पुराना, आज प्रकाश की गति है 101 वर्ष पुरानी विधा मानी जाती है, और हमारे यहाँ कितना पुराना है। विमान विद्या तो किसका नाम लिया जाता है, कौन से ब्रदर्स है? मैं जानता हूं, मेरे को लेने में मजा नहीं आता इसलिए मैं नहीं लेता। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए कितने पुराने हैं, 100, 125, 150, और वो लोग डंडी मारते, हम थोड़े उदार होकर के 200 करते। हमारे लिए फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हमारा भारतवास संहिता तो लगभग 2500 साल पुराना है। तो ये 150 हो, 200 हो, 250 हो, 300 हो, 400 हो, कितना भी हो, उससे 1000-2000 साल पहले वो सारी विद्या हमारे पास थी। और वो भारद्वाज संहिता में उन्होंने, जैसे आज के जो टेक्निकल बुक्स लिखे जाते हैं उसमें रेफरेंसेस दिए जाते हैं, कोई भी टेक्निकल किताब आप लीजिएगा उसमें रेफरेंसेस देते हैं, पहले के लोगों ने क्या क्या लिखा है उसका रेफर करके उसको बताया जाता है। तो उस भारद्वाज संहिता में
पूर्ववर्ती लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसके रेफरेंसेस दिए। व्हाट डज इट मीन कि भारद्वाज वाज नॉट द ओरिजिनेटर। उनसे पहले भी विमान विद्या के संबंध में लोग लिख चुके हैं। मतलब यह विषय समाजव्यापी था, क्रेडिट एक को दिया जाता है। अब ऐसी बातें जब बताते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि यार बात तो सही है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाता, जो अपने प्राचीन मंदिर इत्यादि उनकी रचना हम लोग प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे दक्षिण में एक मंदिर है जहां एक खंबे को आघात करो तो सा रे ग म प ध नी। वो मंदिर कितना पुराना है सबको मालूम है। इसका अर्थ क्या है कि उस समय पर ध्वनि विज्ञान, आर्किटेक्चर वगैरह ये सब बातों की जानकारी, उसको उस समय कुछ और कहते होंगे उस सुविधा को, वो जानकारी थी। उसके आता कितने ऐसे मंदिर बने हुए हैं, कैसे कितने, तो इतने अमटीन प्रमाण उपलब्ध है कि जो केवल प्योर साइंस नहीं, अप्लाइड साइंस भी हजारों वर्षों से भारत में विद्यमान था। तो थोड़ा सा 2-3 सैंपल उदाहरण लेकर एक थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे देता हूं कि खास करके नई पीढ़ी के सामने जब विषय रखेंगे, उसमें जिन बातों के अकाट्य प्रमाण उपलब्ध है, और दुर्भाग्य ऐसा है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आज की जो स्थिति है भारत की, कि किसी विदेशी ने उस बात को स्वीकार किया है तब हमारा युवा स्वीकार करता है। दुर्भाग्य है, इस परिस्थिति को बदलना है, थोड़ा समय लगेगा, अपन लोग उसमें भी लगना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति तो यह है ना कि किसी विदेशी ने उस बात को स्वीकार किया है तो वो स्वीकार करने को तैयार होता है। किसी भारत के विद्वान है तो भारत वाला ही है तो कहेगा ही। ये जो एक सोच हो जाती है, हमको यदि उनकी सोच बदलनी है तो उनका जो भाव विश्व आज का है, आज को उनका भाव विश्व है कि सफेद चमड़ी वाला बोलेगा तो सही है, ये योग अमेरिका में जाकर के योगा बना फिर इधर आया, तब अपने लोग यस आई गो टू योगा। अब ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को बदलना है, लेकिन ये स्विच ऑन ऑफ जैसे प्रवृत्ति नहीं बदलती है, समय लगेगा। लेकिन उस समय तक यदि हम विदेशी लोगों ने स्वीकार किया हुआ है, ये प्रमाण देने में हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम केवल भारत के लोगों के प्रमाण देंगे, इतना अड़ियल रहना ठीक नहीं होता है। यानी उनको जचे इस प्रकार की बातें, तो इसमें एक बड़ी भारी सावधानी रखनी पड़ती है कि जिसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है और जिसको विदेशियों ने स्वीकार नहीं किया है, वो बातें नहीं बताना है। क्योंकि यदि मैंने 50 बातें, 25 बातें, 30 बातें, 20 बातें, 10 बातें, जितनी भी बातें बताई होंगी, उसमें से 90% बातों के प्रमाण हैं और 10% बातों के यदि प्रमाण नहीं है, तो सुनने वाले की सोच क्या हो जाती है, ये गपोड़बाजी कर, देखो उसने वो बताया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अरे प्रूफ वाली 10 बातें बताई वो भूल जाता है। ये मानसिकता होती है सुनने वाले की। तो ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। उसने तो देखा ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, हमको उनको सोच बदलना है ना। यदि सोच बदलना है तो उदाहरण ऐसे ही देने चाहिए जिनके अकाट्य प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनको विदेशियों ने भी स्वीकार किया। खाद के स्टेटमेंट्स भी हम ले सकते हो तो लेकर के उनके सामने पढ़ देना चाहिए। ऐसे है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं कि भारत के लोगों के विज्ञान के क्षेत्र में जो भी ज्ञान था उनका, उसको एप्रिशिएट करने वाले विदेशी बड़े बड़े वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स हैं। विद इन कोर्स हम पढ़ सकते हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो विमान विद्या तो भारद्वाज का उल्लेख कर सकते, पुष्पक विमान का उल्लेख नहीं करना चाहिए, हमारी श्रद्धा होगी।
महाभारत कितना पुराना है ये उल्लेख कर सकते हैं, तो महाभारत युद्ध में जो जो हुआ है उस समय पर वो सारी जानकारियां भारत को थी, हम क्लेम कर सकते हैं। दुनिया ने स्वीकार किया हुआ है महाभारत युद्ध के काल को, पहले स्वीकार नहीं करते थे, अब झक मार के उनको स्वीकार करना पड़ा है। क्यों स्वीकार करना पड़ा है मैं नहीं बताता, आप लोग पता लगा लीजिए, मालूम भी होगा आप लोगों को। लेकिन रामायण कितना पुराना है इसको अभी स्वीकार नहीं किया, उस प्रकार के प्रमाण अभी तक अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो रामायण की बातों का उल्लेख, हमारे तो रामायण में भी पुष्पक विमान था, ये यदि क्लेम करेंगे तो जो नई पीढ़ी वाला है बोलेगा फालतू की बात करता है, वेर इज द प्रूफ। तो ये सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। और सौभाग्य से अपने पास जिनके प्रमाण उपलब्ध हैं, दुनिया ने स्वीकार किया हुआ ऐसे 25-50 बातें हैं ना, तो जिनके प्रमाण नहीं है उन बातों का उल्लेख करने की भी जरूरत है। हमने यहाँ कई बार झोंके में वक्ता बोल देता है, हमारे तो पुष्प विमान भी था, उसमें ऐसा ऐसा हुआ करता था वगैरह वगैरह। हनुमान जी तो उड़ करके गए थे, तो हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर था, न जाने क्या क्या क्लेम्स अपने लोग करने लगते। ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बात है, विषय में प्राचीन से आधुनिक काल तक है, वो मैंने आग्रह पूर्वक डलवाया है। कारण ये है कि नई पीढ़ी, फोकस अपना नई पीढ़ी होना चाहिए कि नई पीढ़ी केवल प्राचीन गौरव से संतुष्ट नहीं होती। मान लो स्वीकार कर ले तो उनका अगला प्रश्न रहता है, वो बोले न बोले अलग बात है, उनका प्रश्न रहता है ओके वी एक्सेप्ट दैट वी आर ग्रेट, वी वेर ग्रेट, सिंस एंशिएंट टाइम वी आर ग्रेट, एग्रीड, बट सर व्हाट अबाउट टुडे? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है? कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, मन में रहेगा कि नहीं? तो उनके इस प्रश्नों को प्रॉपरली एड्रेस यदि वक्ता नहीं करता है तो जितना और जैसा परिणाम होना चाहिए वैसा और उतना परिणाम होगा क्या? नहीं होगा। तो आधुनिक काल के गौरव के कुछ उदाहरण हम उनको बताने चाहिए। आधुनिक काल के थोड़े से गहराई में उसमें जाना पड़ता है। मैं केवल एक दो बातें लूंगा। ऐसे हम लोगों ने आधुनिक काल के गौरव की बहुत सारी बातें आज हैं। देयर आर सो मेनी लेकुनास, नो प्रॉब्लम। हम लेकुना को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारी अच्छी बातों को प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकुना को दूर करने के प्रयास करेंगे, लेकिन प्रेजेंट क्या करेंगे? जो अच्छी बातें प्रेजेंट करनी चाहिए, तब उनको प्रेरणा मिलती है। हाँ, मैंने भी कुछ करना चाहिए। हमारे पूर्वज महान थे, हमारे आज के फेलो कंट्रीमैन कितने बढ़िया काम कर रहे हैं, आई विल आल्सो डू समथिंग। ये उसकी सोच बननी चाहिए। और इसलिए आज के गौरव की बातें बतानी चाहिए। समय की थोड़ी कमी है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एक दो बातें बता देता हूं। अभी चांद्रयान 2, अब चांद्रयान 3 का समय आ गया है। अब चांद्रयान 2 का जो एक प्रकार जिसको हम कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट इट वाज ए फेल्यूर। अब अपने यहां वातावरण बनाने वाले लोग कैसे रहते हैं, देखो नहीं जमा, फेल हो गया, देख लिया, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोच वाले और ऐसी सोच तुरंत एक्सेप्ट हो जाए, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, फेल हो गया। लेकिन चांद्रयान 2 फेल होने के बाद नासा में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिकों के क्या क्या रिएक्शन है ये देख लीजिएगा। They are very much impressed by the partial success of Chandrayaan 2. And they have described it. And they have appreciated it. अब ये नई पीढ़ी वालों को उन लोगों ने कुछ अप्रिशिएट किया, इसकी आवश्यकता रहती है ना, तो अब ये हमको जानकारी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा, उनके स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, तब जाकर के उनको ध्यान में आएगा। मंगलयान, इसकी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? मंगलयान की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस पूरे अभियान का पर किलोमीटर कॉस्ट इज मिनिमम।
आज की तारीख में इने गिने देश हैं जो मंगल तक अपना यान पहुंचा चुके हैं, इने गिने देश हैं। उन देशों के अभियानों का जो पर किलोमीटर कॉस्ट है और भारत के मंगलयान का जो पर किलोमीटर कॉस्ट है, दैट इज मिनिमम भारत का। Isn't it a great achievement? यानी आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि है, वे भी स्वीकार करते हैं। और क्वालिटी वाइज देयर से अभी सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे खेलों में होते हैं ना, वैसे विज्ञान के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। तो साइमल्टेनियस सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। वैसे तो एक सैटेलाइट लॉन्च करना ही बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए इने गिने देशों के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा है, जिसमें भारत एक है। इने गिने देश हैं, भारत उसमें है। लेकिन 8 सैटेलाइट लॉन्च का अमेरिका का रिकॉर्ड था करीब 25 साल पहले, उसको भारत ने तोड़ा 10 साइमल्टेनियस सैटेलाइट लॉन्च करके। तो कुछ साल तक भारत के पास ये रिकॉर्ड रहा, फिर भारत का रिकॉर्ड रशिया ने तोड़ा, कुछ साल तक रशिया के पास वो रिकॉर्ड रहा। फिर भारत ने, अब ये शायद नई पीढ़ी 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, ये शायद नई पीढ़ी जानती होगी जो थोड़ी सी वैसी रुचि रखती है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले की बात है, बाकी तो 25 साल 20 साल 15 साल पुरानी बात है। 104 देश सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, तो ये साइमल्टेनियस सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड आज भी भारत के पास है। इससे ज्यादा अभी और किसी देश ने नहीं किया है। हो सकता है भारत ही अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दे। अभी कितनी बड़ी प्रेजेंट डे साइंटिफिक अचीवमेंट है। इससे भी बड़ी इसमें ये जो 104 सैटेलाइट्स थे, अब थोड़ा मैं जो बता रहा हूं कि थोड़ा सा बारीकी में हमको बातों की जानकारी रखनी पड़ेगी, उसके आधार पर जब हम प्रस्तुत करेंगे तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। केवल हम कहें कि हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, इतना पर्याप्त नहीं है। तो विदेशी सैटेलाइट्स कितने थे इसमें और भारत के सैटेलाइट्स कितने थे, तो मेरे ख्याल से 80% से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स थे। उस समय के समाचार पत्रों में इनके नाम भी छपे थे, आए थे, किस किस देश ने सैटेलाइट भेजे हैं भारत से लॉन्च करने के लिए। उन देशों की सूची में अमेरिका का भी नाम था। एक इसरो के वैज्ञानिक से थोड़ा सा संपर्क हुआ, उससे मैंने पूछा कि आखिर अमेरिका ने क्यों भेजा, उनके पास तो नासा है। हमारे पास यदि इसरो है तो उनके पास नासा है, और इसरो से पहले बना हुआ है, इसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। है उनकी क्षमता अधिक होगी, स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कमजोर नहीं है। लेकिन नासा यदि उनका है तो अमेरिका वालों ने नासा को क्यों नहीं भेजा, इसरो को क्यों भेजा? तो वैज्ञानिक मुझे बताता है, इसरो वाला, कि बिल्कुल सरल उत्तर है इसका उत्तर है कॉस्ट। ये जो मैंने बताया ना, मंगलयान मिनिमम कॉस्ट, इट इज सक्सेसफुल। अन्य देशों के मिशन मार्स जैसे सक्सेसफुल है, वैसे ही भारत का भी है। इवन चंद्रयान 2 फेल्योर जिसको कहा जाता है, उसमें भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने की हुई हैं। यानी कॉस्ट कम है, तो क्या केवल गवर्नमेंट सैटेलाइट तो अमेरिका के डेफिनेटली नासा से ही गए होंगे, सरकारी है वो तो वहीं से जाएगा, लेकिन अमेरिका से प्राइवेट सैटेलाइट बहुत लॉन्च होते हैं। तो जो अमेरिका का जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति है, वो कुछ डॉलर बचाने के लिए नासा भेजेगा, इधर इसरो भेजेगा क्या? यहाँ सस्ता पड़ता है, चलो मैं इतने इतने डॉलर मेरे 5 लाख जितने भी मिलियन जितना भी होगा उतने डॉलर मेरे बच जाएंगे, इसलिए मैंने वहां से किया। क्योंकि भेजा है उसने
because he or she is 100% sure about the quality of the launch from ISRO, that it is at par with NASA. ये सुनिश्चित किए बिना कोई भी अमेरिका का सैटेलाइट यहां नहीं आएगा लॉन्चिंग के लिए। यहां आया है इसी का अर्थ, व्हाट डज इट मीन? Isn't it a glorious achievement of today? हमारे हजारों लाखों वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं, उनका कलेक्टिव परिणाम ये है। आप लोग यदि पोखरण 2 के बारे में पता लगाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं अब विस्तार में नहीं जाता, अब उसके संक्षेप में केवल बता देता हूं, 5 मिनट लगेंगे फिर मैं रुक जाऊंगा। बाकी जो अभी रिसेंट है वो तो अपने को सबको पता है कि उसका उल्लेख भी आ गया अभी के इसमें कि ये जो दवाइयां कोरोना रिलेटेड, तो कितने 150 से अधिक देशों को भारत ने भेजी है। कितनी बड़ी बात है। सारी दुनिया में रिसर्च हो रहा है ना, लेकिन भारत में सक्सेसफुल होकर के, और यह भारत की विशेषता है, जैसे ज्ञान बांटता है वैसे इस प्रकार की चीजें भी बांटते, भारत की विशेषता है। वहां पेटेंट में लगे रहते हैं कि हम हल्दी पर भी पेटेंट कर लेंगे, किसी को यूज नहीं करने देंगे, हम ही सब कमाएंगे उसमें से। ये उनकी प्रवृत्ति है। भारत की प्रवृत्ति क्या है? दो मुझे मिला है मैं देता हूं, मुझे मिला है मैं देता हूं। ये भारत की प्रवृत्ति है, इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां रखनी है, वो आज का विषय नहीं है, इसलिए क्या सावधानियां रखनी है आज मैं उसके बारे में नहीं बताता। लेकिन ये जो फ्रांस का एक वैज्ञानिक बोलता है, इंटरव्यू हुआ था पोखरण 2 के बाद, उसमें विस्तार में मैं नहीं जाता, 3 अलग अलग प्रकार के किए थे। वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसको उसने अप्रिशिएट किया था। और उसे प्रश्न पूछा गया था, वो वैज्ञानिक कौन था? फ्रांस ने जितने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए हैं उसमें से लगभग आधे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स में वो खुद वन ऑफ द पार्टिसिपेंट था। इतना बड़े लेवल का वह व्यक्ति था। उसका बीबीसी ने इंटरव्यू लिया था, यानी 4-5 लोगों को बुलाया था, उसको भी बुलाया था। अब वो बोलता है कि इन 3 अलग अलग प्रकार के विस्फोटों में जो तीसरा विस्फोट था, जिसको लोग गलती से हाइड्रोजन बॉम्ब का बोल देते हैं, वो हाइड्रोजन बॉम्ब का नहीं था, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का था। क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब परीक्षण के लिए भी विस्फोट करते हैं तो बहुत विनाशकारी होता है, इसलिए परीक्षण के लिए भी विस्फोट नहीं किया। किसी देश पर डालना ही होगा तबाह करने के लिए, तभी उसका प्रयोग होगा। लेकिन यदि वो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेता है, दैट मीन्स दैट कंट्री आइदर हैज द हाइड्रोजन बॉम्ब और इट हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए हाइड्रोजन बॉम्ब। वो तीसरा विस्फोट था थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का। और वो वैज्ञानिक, फ्रांस का वैज्ञानिक बोलता है कि मेरी, ये 98 की बात है, कि मेरे देश ने अभी तक उसके कुछ जो इतने से लगभग 300-400 एक्सप्लोजन्स कर चुके हैं, उसमें से कोई 8-10-12 एक्सप्लोजन्स ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के थे। And we have yet to succeed, and here is a country which is doing this experiment after a gap of 24 years. So practically for all purposes, it was the first experiment for all of them who were associated with that explosion, Pokhran 2. And that country is successful in its first attempt in this thermonuclear device. इसलिए उस इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न पूछा था, आर यू सरप्राइज्ड? भारत ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया है, आर यू सरप्राइज्ड? तो वो बोलता है, नो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम एस्टोनिश्ड। और फिर वो बताता है कि ये ऐसा ऐसा है, दैट्स व्हाई आई एम एस्टोनिश्ड। अब ये जैसे मैंने बताया, पोखरण 2 क्रेडिट किसी एक का नाम आएगा, लेकिन हजारों लोगों ने वर्षों तक काम किया है कि नहीं किया है। दिस इज आवर स्टेटस, टुडे स्टेटस। ऐसे 2-4 उदाहरण बताते हैं तो उनको ध्यान में आता है, फिर उनके मन में लगता है मेरे पूर्वज बड़े श्रेष्ठ थे, मेरे आज के देशवासी भी बड़े श्रेष्ठ है, तो मैं भी कुछ अच्छा करूंगा, ऐसा भाव उनके मन में आएगा। देखिए, भारत में हर व्यक्ति देशभक्त होता है,
और नई पीढ़ी का है तो निश्चित रूप से होता है। वो बोलने चालने में कॉलेज वाले वगैरह जैसे भी हमको उच्छृंखल लगते होंगे, ये लगता होगा वो लगता होगा, हम लोग कई बार उसके लिए आलोचना भी कर देते हैं, जैसी वो जितनी नहीं करनी चाहिए उतनी कर देते हैं। ये हम लोग की कभी कई बार गलती हुई, ये गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन वो होते हुए भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये भाव उनके मन में रहता है। ये भारत का स्वभाव है, देश के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। तो जब ये दोनों प्रकार के उदाहरण उसके सामने आते हैं, पूर्वजों की श्रेष्ठता के आते हैं, वर्तमान लोगों की श्रेष्ठता के आते हैं, तो मन में भाव जगता मैं भी कुछ करूंगा करूंगी। आज वो 10वीं पढ़ रहा होगा, लेकिन वो सोच लेता है मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, मैं कुछ अच्छा काम करूंगी। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ता होगा, सोच लेता है मैं कुछ करूंगा। और आजकल जिस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण में मैंने कुछ इस प्रकार का करना चाहिए, यह भाव बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? थोड़ी एक दिशा उनको देनी पड़ती है कि प्राचीन ज्ञान, वर्तमान ज्ञान, यह सब ठीक है, इसके आधार पर कुछ नया करना यह भी ठीक है। एक दिशा यदि हम लोग उनको दे सकते होंगे, वो जरूर देनी चाहिए। ऐसी उनकी भाव बनने के बाद वो दिशा देनी चाहिए, शुरुआत में नहीं। कि आज मेरे देश की क्या आवश्यकता है, यदि मैं कुछ अधिक करने की स्थिति में हूं, रिसर्च टाइप का कुछ काम, कुछ नया करने का मेरे में क्षमता यदि है, तो मैंने वह क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें भारत आज की तारीख में थोड़ा कमजोर है। दैट इज द नीड ऑफ माई कंट्री। तो यह नीड ऑफ माई कंट्री, यह यदि मुद्दा हम उनके सामने रखते हैं, उन्हें वो जचता है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं। मैं प्रज्ञा प्रवाह के काम के निमित्त देश भर में घूमता हूं, तो वन ऑफ द प्रोग्राम्स ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स कि रिसर्च स्कॉलर्स के साथ में वार्तालाप करता हूं। यहाँ पुणे में वो संभव नहीं हो पाया है, अभी छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, अन्यथा रिसर्च स्कॉलर से वार्तालाप करते हैं। और उनके सामने जब पूछते हैं कि आपके क्राइटेरिया क्या है टू चूज योर रिसर्च टॉपिक, वो क्राइटेरिया अपने अपने बताते हैं। उसमें डेफिनेटली ये क्राइटेरिया नहीं होता है जो मैंने अभी बताया। तो वो सब सुनने के बाद बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा कैन यू एड वन मोर क्राइटेरिया टू ऑल द क्राइटेरिया दैट यू हैव मेंशन्ड? श्योर सर, प्लीज टेल मी। मैं कहता हूं कि मेरे देश की, मेरे समाज की कौन सी आवश्यकता है, किस फील्ड में रिसर्च करने की आवश्यकता है, मैं वह फील्ड रिसर्च के लिए चुनूंगी। ये सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब जाकर के भाई आज आखिर हम स्वाधीन हो गए हैं, हमें उन्नति करना है कि नहीं करना है? तो उन्नति करना है तो उन्नति के लिए विज्ञान में नवीनतम जानकारियां होना अनिवार्य है। बाकी विषय तो है ही, लेकिन ये अनिवार्य है कि नहीं है? तो हम कहां पिछड़ रहे हैं? यदि हम नैनो टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे हैं, तो मैं यदि रिसर्च कर रहा हूं, मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी रिलेटेड हूं, तो मैं नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई टॉपिक रिसर्च के लिए चुनूंगा। ऐसे टॉपिक में रिसर्च करना थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, मेरे देश के लिए मैं इतना करूंगा। ये सोच यदि हम उनके सामने रखते हैं तो स्वीकार करते हैं। तो अब मेरी योग्यता का मेरे देश के लिए उपयोग होना चाहिए, ये भाव उनका बने। इस प्रकार का कुछ न कुछ हमारे प्रस्तुतिकरण के अंत में आना चाहिए, न तो केवल गुण गौरव हो गया, आज मुझे क्या करना है तो कुछ नहीं करना है, बस मेरे पूर्वज बड़े अच्छे थे, मेरे आज के लोग बड़े अच्छे हैं, बस आई एम हैप्पी विद दैट। हमको उनका ऐसा नहीं बनाना है, हमको उन्हें कर्मशील बनाना है। और वैसा बनाने के लिए हम जब ऐसे उदाहरण देते हैं कि कैसे कैसे लोग, आज देख लीजिएगा देश भर में कितने अच्छे उदाहरण हैं। यानी आप लोगों ने एक थोड़ा सा मीडिया का जो चेंज हुआ है वो ऑब्जर्व किया होगा, तो किसी समय इस प्रकार के पॉजिटिव न्यूज को बिल्कुल जगह नहीं मिलती थी, आजकल पॉजिटिव न्यूज को जगह मिलने लगी है। जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन मिलने लगी है। लेकिन हम लोग ऐसी पॉजिटिव न्यूज देखें और वो उनके सामने रखें।
कि वो श्रेष्ठ थे, आज के श्रेष्ठ थे, मैंने भी वैसा बनना है। मैंने वैसा बन करके क्या करना है? केवल 5 लाख का 10 लाख का पैकेज लेना, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि ठीक है पैकेज लूंगा लेकिन काम करूंगा तो मेरे समाज का, मेरे देश का भला होगा, ऐसा ये सोच होनी चाहिए कि नहीं, ये उनके सामने रखना। यदि 200 का गैदरिंग है उसमें से 20 लोग भी ये काम करते हैं तो इनफ, लेकिन यदि विषय ही नहीं रखा तो वो 20 भी वो काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जैसे लोग जब विषय प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अंत में यह मुद्दा जरूर आना चाहिए कि हमारी जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग मेरे देश और समाज के लिए होना चाहिए। स्वातंत्र वीर सावरकर की जो काव्य है, बिल्कुल कालजयी काव्य है वो, उसमें जो एक पंक्ति आती है, अब विदेश में योग्यता प्राप्त करने के लिए गए हुए थे, अब अकुला गए, भारत भूमि की याद आ गई तो समुद्र किनारे बैठ करके वो जो उन्होंने अमर काव्य की रचना की हुई है महाराष्ट्र में, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें जो 2 पंक्ति आती है, यानी मैं यहाँ आया हूं तो खूब योग्यता हासिल करने के लिए आया हूं वगैरह, ऐसा सब उन्होंने उसमें कहा हुआ है। लेकिन उसमें वो जो 2 लाइनें हैं, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। यदि मेरी योग्यता का उपयोग मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे समाज के लिए नहीं होना है तो मेरी सारी योग्यता मेरे लिए भार के समान है, भार को हम फेंक देते हैं। ये विषय नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए, तब जाकर के वो स्वयं के लिए कुछ संकल्प करेंगे। नहीं तो केवल प्राचीन लोगों का गुण गौरव, आज के वैज्ञानिकों का गुण गौरव, कितने महान है, कितने बड़े हैं, दैट्स द एंड ऑफ इट। मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मैं अपनी जिंदगी वैसे ही बिताऊंगा जैसे आज बिता रहा हूं। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो उसके मन में यह भाव जगना चाहिए कि मैं भी कुछ करूंगा। इस दृष्टि से यह विषय नई पीढ़ी के सामने रखने वाले अपने में से प्रत्येक व्यक्ति यदि बनता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल सारे क्या क्या करना, कैसे करना, ये रचना बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में इस विषय को इस दृष्टि से रखने वाले वक्ता यदि बनते हैं, और मुझे पता है कि यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति वैसी क्षमता वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैंने अधिक समय लेकर के आपके सामने विषय रखा है। मेरे ख्याल से समय पर्याप्त तो हो गया है। प्रश्नोत्तर के लिए भी शायद अब समय नहीं होगा, तो प्रश्नोत्तर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना मैंने बताया है उसके 10 गुना आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा ये प्रस्तुत करने वाले, प्रस्तुत करने में बोलने वाले और लिखने वाले दोनों प्रकार के लोग यदि होते हैं, और ऑडियंस कैसा है उसके हिसाब से अपने वक्तव्य को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। न तो एक सेट वक्तव्य बन गया और सब जगह पेल दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं प्राध्यापक रहा हूं तो ये प्राध्यापकों की इस प्रकार की आदत है, एक लेक्चर तैयार कर लिया, सब जगह वही। अब वहां स्टूडेंट एक ही श्रेणी के रहे, एक ही प्रकार के रहते, एक ही कैटेगरी के, इसलिए चल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं चलेगी, ये सावधानी। और वो जो एक बात बताई थी कि जिसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है उसका उल्लेख नहीं करना, इतना यदि ध्यान रखते हुए करते हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में जाना चाहिए और नई पीढ़ी को उस दिशा में ले जाने के प्रयास में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। सबको नमस्कार। धन्यवाद सर। कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे येताना आभारासाठी मी इथे उभा आहे आज मोठ्या संख्येने, आणि मला खूप आनंद होतो की अशा कार्यक्रमांसाठी संपूर्ण हॉल भरलेला असतो तेव्हा हा विषय लोकांपर्यंत पोहोचतो आहे याची खात्री मला पटते। आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने उपस्थित झाला आहात, सोमवार असून उपस्थित झाला आहात। मंचावर उपस्थित आजचे आपले प्रमुख वक्ता डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे सर आपल्यामध्ये उपस्थित राहिले आणि आपलं उद्बोधन त्यांनी केलंय। मी भीष्म फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। तसेच आजची विशेष उपस्थिती अभिजित जोग सर देखील आपल्यामध्ये उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आपले विचार आपल्या समोर मांडले, मी त्यांचे देखील मनपूर्वक आभार मानतो। या बरोबरीनेच
उपस्थितांमध्ये देखील अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. तसेच आपण सर्वजण, आपण सर्वांचेही मनपूर्वक आभार की आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहिलात. याबरोबरीने भाविसातने हा मंच उपलब्ध करून दिला याबद्दल व्यवस्थापकांचे देखील मनपूर्वक आभार. आणि यापुढील कार्यक्रमाला देखील आपण अशाच संख्येने आपल्यासोबत इतरांनाही घेऊन नक्कीच याल असा मी इथे विश्वास प्रकट करतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम संपन्न झाला असं जाहीर करतो. पुस्तकं देखील उपलब्ध आहेत, आपण जरूर पाहावीत, घ्यावीत. धन्यवाद.